Yeah, good evening to all of you friends. We'll start the class at 9 p.m. So some 30 more seconds to go. Ten more seconds. All right, friends. So now it is 9 p.m. in my mobile and we'll start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? क्या मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं? इस वोटिंग लाइन में आप जवाब दे सकते हैं. मनीषा, आतिश, ज्योति, गरिमा एंड अदर्स डांस रीजर्स विल स्टार्ट द क्लास. 2% लोग बोल रहे हैं नहीं देख सकते, तो अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल आर या कंट्रोल शिफ्ट आर प्रेस करिए. क्रोम ब्राउजर यूज करिए, एड ऑन डिसेबल करिए, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करिए. होपफुली इट शुड वर्क. क्लास में जो डाउट आए तो नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद मुझे गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए, जिसका लिंक चैट बॉक्स के टॉप सेक्शन में, और फिर वेडनेसडे को एक पीडीएफ फाइल बनाकर मैं उसके जवाब दे दूंगा. तो हम लोग देख रहे थे इकोनॉमी पिलर 1A1 मनी. कमोडिटी मनी देखा, मेटालिक मनी देखा, फिएट मनी और लीगल टेंडर में कुछ छोटे छोटे मुद्दे बाकी हैं जो आज देखेंगे. फिर हम आगे बढ़ेंगे बैंक मनी, और उसके अंदर ये डिजिटल पेमेंट, यूपीआई, भीम, नेफ्ट, आरटीजीएस, ये सब क्या है, वन बाय वन विल सी दिस. लेकिन आगे बढ़ने से पहले ट्राई दिस क्वेश्चन फ्रॉम व्हाट वी हैड स्टडीड लास्ट नाइट. पैसे के सहायक कार्य क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी? फर्स्ट, इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम है पैसा. सेकंड, मनी हेल्प्स स्टोरिंग वैल्यू, मूल्य का संग्रह करता है पैसा. थर्ड, यूनिट ऑफ वैल्यू मेजरमेंट, मूल्य नापने का एकम है पैसा. फोर्थ, फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मूल्य स्थानांतरित करने में मदद करता है पैसा. और फिर आपके ऑप्शन है ओनली 1, 3, ओनली 2, 4 वगैरह जो भी. तो इसका जवाब आपने वोटिंग लाइन में देना है. तो वोटिंग लाइन और टाइमर शुरू होता है अब. सौरभ, मुकेश, अभिलाषा, रोहित, राजेश्वर, राहुल, स्मृति, पलक, नरसिम, जीत, पुरुषोत्तम, प्रेरणा, प्रसाद, अमर, धनंजय, हर्षवर्धन, अनुपम, अमृता, जानवी, स्पर्श, पायल, दीपांक, हेमंत, अंजनी, अंकुर, शुभ ज्योति, श्रेया, रोशन, सत्यांश, भरत, स्नेहा, अक्षय, देवाशीष, यशिका, श्रीधर, शशांक, अमन, आंचल, नुसरत, सत्यजीत, इंद्रयुद्ध, रेहान, आनंद, सदाम, जिया, साक्षी, अपूर्वा, छवि, थॉमस, मुस्तबा, लिखित, रश्मि, सौरभ, पीयू, पंकज, ये सब लोग. फिर सुप्रियो, पियासा, सौरभ, मुकेश, अभिलाषा, कार्तिक, शिवाजी, सिद्धांत, रोशनी एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स. लेट अस चेक. देखिए, मैंने आपको बताया था, ये याद रखना है एमसीक्यू के लिए. मनी के प्राइमरी फंक्शन क्या है? इट इज द मेजर ऑफ वैल्यू, एंड सेकंड इट इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज. तो ये तो प्राइमरी फंक्शन है. तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज वो गलत हो गया. इट इज अ यूनिट ऑफ वैल्यू मेजरमेंट, वही बात है कि वो इट मेजर्स द वैल्यू. तो ये तो प्राइमरी फंक्शन है. सो 1 and 3 इज रॉन्ग. सो देयरफॉर ए इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग. व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स? सेकेंडरी फंक्शन हमने कल देखे थे, एस टी डी, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट. मतलब आईफोन खरीदना है आपको, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई पर, वो वाली चीज. तो उस हिसाब से सेकंड एंड फोर आर द करेक्ट सेकेंडरी फंक्शंस. तो उस हिसाब से जवाब क्या होगा? बी, ओनली 2 and 4 इज करेक्ट. करीब 79% लोगों ने करेक्ट किया. उन सबको बधाई. जिन लोगों ने नहीं किया, तो भाई इफ यू हैड स्टडीड यस्टरडेज लास्ट नाइट्स लेक्चर, तो फिर गलत नहीं होना चाहिए. सुबह याद करके आए भाई. दिस इज नॉट सम कॉलेज और स्कूल कोर्स, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है. इधर सोचो 79% लोग आपसे आगे बढ़ गए और आप इनको नहीं किया, तो बी पंक्चुअल. ये प्रश्न 2018 प्रीलिम से पूछा गया. वैधानिक निविदा मुद्रा का मतलब क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी? ऑप्शन ए, वो पैसा जो अदालतों में कानूनी केस की फीस भरने में इस्तेमाल होता है. द मनी विच इज स्टैंडर्ड इन कोर्ट्स ऑफ लॉ टू डिफे द फी ऑफ लीगल केसेस. ऑप्शन बी, वो पैसा जिसे कर्ज देने वाले ने स्वीकारना ही होता है. द मनी विच अ क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन अ सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम. सी, ये जो बैंक मनी जो कि चेक ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज के रूप में होता है, वो सब चीज को लीगल टेंडर कहते हैं, चेक ड्राफ्ट बिल ऑफ एक्सचेंज को कहते हैं. यदि मेटालिक मनी इन सर्कुलेशन ऑफ अ कंट्री, किसी देश में चल रही धातु की मुद्रा के जो सिक्के हैं, उसे लीगल टेंडर कहते हैं. इसमें से कौन सा आप वोटिंग लाइन में जवाब दे सकते हैं? और यहाँ आपकी वोटिंग लाइन और टाइमर शुरू होता है अब. प्रियंका, अमृतेश, हेमंत, शिल्पा, स्पर्श, पंकज, स्नेहल, पवित्र, हर्षवर्धन, रितेश, समीर, राहुल, वनज, अभिषेक, ओमकार, हर्षित, प्रभात, मीयू, तान्या, श्रेया, याग्निक, रविराज, विकास, साकेत, शिल्पा, ऋषभ, सिद्धांत, थॉमस, अमन, पंकज, अनुपम, मनीषा, निशु, शिवम, राजेश्वर, अंकुर, सन्यम, होप, ऐश्वर्या, दीपक, जीत, स्नेहा, दिव्यानी, ये सब लोग. फिर सुप्रियो, पिया, मुकेश, सौरभ, शारदा, अभिलाषा, राहुल, शिवाजी, हर गायन अदर्स करेक्ट आंसर. ये भाई हैं स्टार बॉय. लेकिन मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा, आपका जो रियल नाम है आप वो यूजर नेम वो वाला रखिए, देन आई विल से द नेम. वो इसलिए क्योंकि ये अलग अलग लोग ऐसे अलग अलग नाम रखे, फिर कोई मौज मस्ती में पुतिन नाम रखता है, कोई किम जोंग नाम रखता है, तो फिर क्लास की सीरियसनेस चली जाती है, और फिर वो वाली चीज को लोग वो उसका वीडियो क्लिप बना के यूट्यूब पे अलग दिखाए कि इधर कुछ और नौटंकी चल रही, देन इट डज नॉट लुक कि ये अपना सीरियस प्लेटफॉर्म है, राइट, यूपीएससी कोचिंग क्लास वाला. सो आई रिक्वेस्ट भाई स्टार बॉय, आप अपना असली यूजर नेम मतलब जो है वो आप डालिए. एंड इट विल आल्सो मेक मी हैप्पी कि ये सब लोग हैं अच्छा, इसमें से जिसका नंबर है तो मुझे याद है, अच्छा ये सब टॉपर बने.
हाँ, तो अपना ये प्रश्न था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर। तो आप याद करिए, लीगल टेंडर का मतलब क्या है? सपोज यू हैव टेकन अ लोन ऑफ 1 लाख रुपी फ्रॉम एसबीआई एंड यू आर रिटर्निंग द मनी। रुपी करेंसी में दोगे वो एक्सेप्ट करेगा, या डॉलर में दोगे रिजेक्ट करेगा, पाउंड यूरो कुछ में दोगे ही विल रिजेक्ट, बिकॉज इन इंडिया लीगल टेंडर इज इंडियन रुपी। मतलब कि ये जो क्रेडिटर है, जो लोन गिवर है, लोन गिवर मस्ट एक्सेप्ट दिस टाइप ऑफ करेंसी, तो उसको हम लीगल टेंडर कहते हैं। हाँ, तो उस हिसाब से दैट मेक्स कि द आंसर बी इज करेक्ट, कि मनी विच द क्रेडिटर इज अंडर कंपल्शन टू सेटल, वो करेक्ट हुआ। कुछ लोगों को ये लगेगा कि डीबी तो सही लगता है, मेटालिक मनी इन सर्कुलेशन, दैट इज राइट, लेकिन एज लॉन्ग एज वी हैव ऑप्शन बी, देन ऑप्शन बी इज मोर करेक्ट देन ऑप्शन डी, क्योंकि मेटालिक मनी में ये होगा कि हम लोग पेपर वाले करेंसी नोट की बात नहीं कर रहे। सो एज लॉन्ग एज यू हैव ऑप्शन बी, देन ऑप्शन बी इज मोर सुटेबल, दैट्स व्हाई। फिर ये प्रश्न यूपीएससी की कंबाइंड डिफेंस सर्विस सीडीएस एग्जाम, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर्स को रिक्रूट करने के लिए होती है, आपने करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करने। फर्स्ट, लेन देन के लिए भारत में न्यूनतम रूप से वैध सिक्का है 50 पैसे का सिक्का। इन इंडिया द मिनिमम डिनोमिनेशन कॉइन एक्सेप्टेबल फॉर ट्रांजेक्शन इज 50 पैसा। सेकंड, 50 पैसे से कम या छोटी रकम वाले सिक्के भारत में वैधानिक निविदा नहीं है। कॉइन बिलो द 50 पैसा इज नॉट लीगल टेंडर फॉर पेमेंट इन इंडिया। और फिर आपके ऑप्शन ओनली 1, ओनली 2, बोथ करेक्ट, नाइदर करेक्ट, और यहाँ आपकी वोटिंग लाइन और टाइमर शुरू होता है अब। शिवेश, चिन्मय, साकेत, यागिनी, अमन, हिमांशु, आरती, अक्षय, अमर, शिल्पा, प्रतीक, गौरव, यशिका, वैभव, जानवी, गोविंद, रितेश, देवाशीष, आकृति, आशीष, प्रिंस, आशीष, प्रभात, स्पर्श, प्रखर, राजेश्वर, हेमंत, रिनी, गौरव, मनु, परशुराम, राहुल, मनीषा, अनुपम, हर्षित, सत्यम, हर्षवर्धन, पलक, पंकज, अपूर्व, निखिल, आशीष, जीत, भारत, ये सब लोग। फिर सुप्रियो, मुकेश, सौरभ, शारदा, अभिलाषा, अभिनंदन, स्मृति, शिवाजी, मनीषा, करेक्ट आंसर। हाँ, तो याद करो, भारत में कौन सा लिमिटेड लीगल टेंडर, मतलब एक हद से ज्यादा बड़े ट्रांजेक्शन में यूज नहीं कर सकते। जैसे 1 रुपया उससे बड़े कॉइन तो एक साथ में 1000 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं, करेक्ट। 50 पैसे के कॉइन दे आर ऑल्सो वैलिड, अप टू 10 रुपीज का पेमेंट एक साथ में कर सकते हैं। कॉइन्स बिलो 50 पैसा आर विड्रॉन, तो 10 पैसा 25 पैसा दे आर रिजेक्टेड, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। तो 50 पैसे से छोटी रकम के सिक्के 10 पैसे 50 पैसे उसको सरकार ने बंद कर दिया है। तो हमने क्या याद रखना है कि दीज आर 50 पैसा कॉइन इज ऑल्सो लीगल टेंडर, वो लिमिटेड सेंस में है, दैट इज करेक्ट, लेकिन वो लीगल टेंडर तो है ही। सो 50 पैसा इज ऑल्सो करेक्ट, बिलो 50 पैसा वाले लीगल टेंडर नहीं है। अभी वो कल भी मैंने आपको बताया, कुछ लोग भावुक हो जाएंगे, नहीं मेरा दुकानदार 50 पैसा इज नॉट एक्सेप्टिंग माय शॉपकीपर, उससे अपना एमसीक्यू का जवाब चेंज नहीं होता है। द आंसर स्टिल रिमेन्स दैट 50 पैसा इज अ लीगल टेंडर इन इंडिया, बिलो 50 पैसा वाला नॉट लीगल टेंडर इन इंडिया। सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो वो वही बात है भैया, इफ यू वांट टू पास एमसीक्यू देन एक्सेप्ट। 50 पैसा कॉइंस आर नॉट विड्रॉन, दे आर रेयर, वो देखने को हमको मिलते नहीं यूजुअली, बट दे आर स्टिल वेल्ड। अभी आप पाएंगे ये जो अपनी लाइव क्विज हो रही है, तो कई सारे लोग तो लेस देन 1 सेकंड में जवाब दे देते हैं। वो ऐसा कैसे पॉसिबल है? वो ऐसी चीज को वो सब पुराने बैच के स्टूडेंट्स वापस रिवीजन के लिए बैठे हो। ऑल्दो एवरी टाइम मैंने तो उन सभी पुरानी बैच स्टूडेंट्स को लास्ट लेक्चर में बोल ही दिया था, उनके बैच के वापस आपको बैठने की जरूरत नहीं है। आप अदर पार्ट्स ऑफ जनरल पढ़िए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो सब पढ़िए, बट इफ दे कम तो वो तो प्रोडक्ट ऐसा है, तो आप बैठ भी सकते हैं। बट माय ओन सजेशन इज, आपको समझ में आ गया अपनी बैच में, तो वापस बैठने की जरूरत नहीं, रिवीजन करो। जो फ्रेशर हैं, पहली बार बैठे हैं, उनको स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं कि ये लोग तो मतलब 0.3 सेकंड में टिक कर दिया, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, नीड नॉट वरी, बिकॉज इन रियल यूपीएससी प्रीलिम स्कोर आपको करेक्ट आंसर का मिलता है। आप अगर जल्दी जल्दी टिक कर दोगे कि 0.3 सेकंड में, तो उसका एक्स्ट्रा मार्क उधर नहीं मिलता है। ऑल्दो इन अनअकैडमी ये सिस्टम ऐसा है कि उसमें आपको वो ज्यादा अच्छा रैंक दे देगा, तो उसमें अपने को डिमोटिवेट होना नहीं। आवर पॉइंट शुड बी, माय आंसर शुड नॉट गेट रॉन्ग। अब कुछ लोग की नहीं, दूसरे स्टूडेंट्स का स्कोर अच्छा हो रहा है, शुड आई रीड द हैंड आउट इन एडवांस? आप जो पढ़ाने वाले में पहले से पढ़ के आऊँ क्या? आंसर इज नो नीड टू रीड इन एडवांस। जो मैंने आज पढ़ाया हो तो नेक्स्ट मॉर्निंग पढ़ के आना है। हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो क्या थे? लास्ट नाइट के लेक्चर में जो पढ़ा था, विच वी हैव सॉल्व टुनाइट। आज जो पढ़ेंगे उसके एमसीक्यू कब सॉल्व करेंगे? टुमारो। सो लाइक दैट यू डू, देयर इज नो नीड टू रीड इन एडवांस कि आपने अभी बिटकॉइन नहीं पढ़ा लेकिन मैं एडवांस में पढ़ के आऊँ ताकि मेरा, उसकी कोई जरूरत नहीं भाई, नो नीड फॉर दैट। मेरे अगर आप कोई मैथ्स की टेक्स्ट बुक खरीदते हैं तो उसमें एंड में सब आंसर दिए जाते हैं हर एक मैथमेटिकल सम का, बट दिस इज नॉट अ मैथ्स टेक्स्ट बुक। तो ये जो आपको हैंड आउट मिला, उसके बाद कोई सेपरेट हैंड आउट नहीं होगा कि इसमें एमसीक्यू दिए थे उसका सॉल्यूशन क्या था, वो हमने इधर सॉल्व कर लिया। तो आपने क्या करना है, फॉक्सिक पीडीएफ रीडर या एडोब पीडीएफ रीडर जो भी, इट हैज अ फीचर कॉल्ड हाइलाइटर, उसकी मदद से आप करेक्ट आंसर को हाईलाइट कर दीजिए अपने हैंड आउट में। और इफ यू टेकन सम प्रिंट आउट तो पेन से आप टिक कर दो करेक्ट क्या था। वो इसलिए कि अभी तो आपको समझ में आ गया, सपोज यू डू नॉट पास दिस एग्जाम, प्रीलिम एग्जाम, नेक्स्ट ईयर वापस आप पढ़ने बैठेंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जब आपको डाउट हो जाएगा, अच्छा इसका क्या जवाब बोला था, सी था कि ये था, क्या था। तो इसलिए आप वो करके रखिए, क्योंकि उस वक्त इफ योर सब्सक्रिप्शन इज ओवर तो आप वीडियो वाला रिकॉर्डिंग देख नहीं पाएंगे। सो यूज दैट। अभी आप पाएंगे अपने हैंडआउट में कई जगह पर ये सीडीएस एग्जाम के, आईईएस इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम के भी, जियोलॉजिस्ट एग्जाम, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम, ये सब के मैंने एमसीक्यू दिए हैं। तो आपको प्रश्न होगा कि ये तो हम वी आर हियर टू प्रिपेयर फॉर आईएएस, देन व्हाई हैव यू गिवन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस फॉर नॉन आईएएस एग्जाम? बट ये सिविल सर्विस एग्जाम, सीडीएस, जियोलॉजिस्ट, सीएपीएफ, आईएएस, सीडीएस, ये सब एग्जाम यूपीएससी लेता है। एंड यूजुअली इसके जो पेपर सेट करने होते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज के जो सीनियर प्रोफेसर होते हैं उनको बोला जाता है क्वेश्चन बैंक बना के दो, और उसी में से वो क्यूरेट करके अलग अलग एग्जाम लेते हैं। यानी आप पाएंगे कि वो जो प्रोफेसर है
उनको जो अच्छा लग गया वही थीम्स रिपीट होते रहते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ थिंग डाइक्लोफेनाक। वो असल में एक ऐसी दवाई थी जो कैटल को, पशुओं को, सपोज गाय को वो एंटीबायोटिक कुछ दवाई दी, वो गाय मर गई और फिर उसको वल्चर खाएगा तो उसके शरीर में वो चला जाएगा और वो मर जाएगा। तो ये डाइक्लोफेनाक वाज डेडली फॉर द वल्चर्स, गिद्ध के लिए। तो यही वाला क्वेश्चन आप पाएंगे उसने सीडीएस में पूछा, फिर सीएपीएफ में पूछा, फिर सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा। तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा वो प्रोफेसर को ये चीज़ अच्छी लग गई। तो जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल यानी आमुख क्यों पढ़ते हैं, ताकि हमको पता चले कि उसके जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसके दिमाग में क्या चल रहा था। सिमिलरली बाय सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ पेपर्स इट हेल्प्स अस आइडेंटिफाई कि यूपीएससी प्रोफेसर के दिमाग में क्या चल रहा है। और दूसरी अच्छी बात क्या है, वो फ्री में मिलता है तो हम यूज करते हैं। एट द सेम टाइम डज इट मीन कि मैं ये जितने नॉन आईएएस एग्जाम यूपीएससी के होते हैं वो सारे के सारे सब के मैं एमसीक्यू सॉल्व करूं? जवाब है नो। टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब एक हद तक, एक हद से ज्यादा नहीं। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में आप पाएंगे सीडीएस सीएपीएफ में जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं उसमें फिजिकल ज्योग्राफी और जियोलॉजी, लैंडफॉर्म और टोपोग्राफी इतना बारीक बारीक पूछा जाता है कि विच इज नॉट सीन इन आईएएस एग्जाम। तो वो ज्योग्राफी सॉल्व करने में मजा नहीं। एनवायरमेंट में मजा है, जो मैंने आपको बताया वो वल्चर और डाइक्लोफेनाक वाली चीज। तो ऐसी बहुत सारी थीम्स आपको रिपीट दिखने को मिलती है। बट अबाउट इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, उसमें जो एनवायरमेंट पूछते हैं कुछ वो एकदम टेक्निकल टिपिकल इंजीनियरिंग टाइप की थियरी पूछी जाती है जो आईएएस में अपने को काम की नहीं। सो इट इज नॉट वेरी हेल्पफुल। व्हाट अबाउट इकोनॉमी? इकोनॉमी के अगर हम उनके एमसीक्यू सॉल्व करने बैठे हैं तो आईईएस एग्जाम इंजीनियरिंग वाली, उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स एकदम कॉम्प्लेक्स पूछते हैं जो आईएएस में नहीं पूछते। वहां पर एमबीए टाइप का सब डिटेल में पूछते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, जो भी हमको आईएएस में नहीं पूछा जाता, क्योंकि इंजीनियरिंग के कुछ कॉलेज सेमेस्टर में एमबीए वाले पेपर आते होंगे मैनेजमेंट वगैरह, सो दे आर आस्किंग इन इंजीनियरिंग सर्विस, इसलिए वो भी उतना उपयोगी अपने लिए नहीं है। जहां तक सीडीएस सीएपीएफ की बात है, कुछ बार उधर भी माइक्रो इकोनॉमिक्स एकदम कॉम्प्लेक्स पूछते हैं जो अपने लिए काम करें। हालांकि कुछ बार वहां पर गवर्नमेंट स्कीम्स और ये जो अभी हमने 50 पैसा वाला क्वेश्चन देखा है, ऐसा गुड क्वेश्चंस विच आर आल्सो रेलेवेंट फॉर यूपीएससी पूछे जाते हैं। इसलिए अपने हैंडआउट में मैंने जो इकोनॉमी के पास्ट क्वेश्चन डाले हैं नॉन आईएएस एग्जाम में से, दे आर चेरी पिक्ड। चेरी पिक मतलब मुझे ठीक लगे जो यूपीएससी एग्जाम आईएएस एग्जाम के लिए अच्छे हो उतने ही डाले, सारे के सारे मैंने नहीं डाले। पॉलिटी में मैं आपको कहूंगा जितनी नॉन आईएएस एग्जाम यूपीएससी के सारे पेपर आप सॉल्व करते रहें, इट विल हेल्प यू, क्योंकि वो तो सब इधर उधर घूमते रहता है। हिस्ट्री में पुअर कॉस्ट बेनिफिट, क्योंकि वो मिडिवल इंडिया का रैंडम सब चीजें पूछता है मध्यकालीन भारत का, जो असल में हिट एंड मिस केस होता है, वो सब रट के जाओ तो एक हद से ज्यादा फायदा नहीं। साइंस भी फायदेमंद नहीं, क्योंकि सीडीएस और एनडीए में जो फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी 11 12 का एकदम टिपिकल पूछते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट फार्मूला और उसमें ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन, वो आईएएस में पूछते हैं। करंट अफेयर्स में उधर जो एकदम रूटीन टाइप का पर्सन इन न्यूज, पद्मश्री एंड मैन बुकर प्राइज और वो सब, वो यूपीएससी में पूछते नहीं। आपको जो 2021 की एग्जाम हुई उसमें वो सब क्रिकेट और भारत रत्न वगैरह पूछा था, लेकिन वो अलग थीम में पूछा था। इधर जो पूछते हैं आईएएस सीडीएस वगैरह वो सिंपल पूछते हैं। सो इट इज नॉट वेरी हेल्पफुल। So this is how you can utilize the MCQs from the non-IAS exams conducted by UPSC, जैसे ये CDS, IAS वगैरह। तो आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, ये फियाट मनी, लीगल टेंडर में कुछ छोटे छोटे मुद्दे बाकी थे जो अभी समझते हैं। सरकार ने 2019 में कुछ नए कॉइन्स इशू किए। उसमें खास बात क्या थी? VH फ्रेंडली, विजुअली हैंडीकैप पर्सन उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। जैसे 20 रुपये का जो कॉइन है उसका खास शेप है 12 साइडेड पॉलीगॉन, 12 बाजुओं वाला चतुष्कोण, तो वो ऐसे छू के उसको पता चल जाए। और बाकी सब कॉइन में भी अलग अलग ऐसी डिजाइन है। वो क्या सारी डिजाइन हम सब पढ़ने नहीं बैठेंगे, सफिशिएंट टू नो कि सरकार ने ऐसे कदम उठाती रहती। फिर 2020 बजट में ऐसा कहा था कि वेस्ट बंगाल और उसका कोलकाता, वहां पर हम लोग एक म्यूजियम बनाएंगे, न्यूमिस्मेटिक्स, मतलब सिक्का, कॉइन कलेक्शन हॉबी एंड ट्रेड की, मतलब वो जो व्यापार होता होगा उसका एक म्यूजियम बनाएंगे कोलकाता में। अब हम बात करें बैंक नोट्स इशूड बाय आरबीआई, ये 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपीज। तो हमको याद नहीं रखना है कि कौन से नोट का क्या कलर है, कौन से नोट के पीछे कौन सा फोटोग्राफ है, लाल किला है या फिर रानी की वाव है। नो, वी डोंट हैव टू रिमेंबर। व्हाई? क्योंकि जो यूपीएससी एग्जामिनर होते हैं दे आर वेरी स्मार्ट। उनको पता रहता है कि प्रीलिम एग्जाम हॉल में कुछ कैंडिडेट्स अपना वॉलेट लेके आएंगे, तो उसको तो पता होगा नोट में क्या है, कौन सा कलर है, तो उसका जवाब करेक्ट हो जाएगा। ऑन सिमिलर रीजन, ये आधार कार्ड नंबर या फिर पैन कार्ड नंबर, उसमें क्या कलर होता है, क्या नंबर होता है, दे यूजुअली डू नॉट आस्क सच थिंग्स, क्योंकि वो इंटेलिजेंट लोग हैं। फिर आप क्या कहते हो, डीमोनेटाइज जो 500,000 के नोट थे उसका साइज, शेप और कलर पूछ सकते हैं ना, वो तो किसी के पॉकेट में नहीं होगा भाई। ऐसा पुराना पुराना कौन बनेगा करोड़पति, जनरल नॉलेज यूपीएससी वाले नहीं पूछते। फिर आपको पूछे कि नहीं वो तो इंटरव्यू में कुछ पूछ सकता है ना। मित्रों, पहली बात ये है कि जो रियल यूपीएससी इंटरव्यू होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट वैरायटी। आप लोग जो यूट्यूब पे देखते हैं मॉक इंटरव्यू, दे आर यूजुअली डन फॉर द पर्पज ऑफ क्लिक बेटिंग। तो आप आएंगे उधर जिस टाइप का सब पूछा जाता है यूट्यूब के मॉक यूपीएससी इंटरव्यू में, असल में वो ऐसा है ही नहीं उधर। तो वो सब में अच्छा वो मुझे पूछेगा 500 की नोट में क्या कलर है वगैरह, दे विल आस्क सम डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम योर बायोडेटा। लेकिन जो स्टेट सर्विस एग्जाम है, देयर एग्जामिनर्स आर समटाइम्स नॉट वेरी ब्राइट, क्योंकि वो हर साल पेपर उनको सेट करना नहीं, 5 साल में एक बार काम मिला हो, तो वो तो कुछ भी पूछ लें। आपको ऐसा भी पूछा, अच्छा 100 रुपये की नोट में कौन सा फोटो है, तो जब रानी की वाव का फोटो है जो गुजरात के पाटन में है और वो सोलंकी डायनेस्टी में बनाई थी और उसको यूनेस्को हेरिटेज, हाँ तो वो ऐसा पूछ सकते हैं। सो देन फॉर दोज स्टेट सर्विस एग्जाम्स यू शुड रिमेंबर दैट। और वो कौन से नोट में क्या है वो सब जनरल नॉलेज मैंने दिया है पेज 18 ऑफ द हैंडआउट पे, जो अपने लिए काम करने आईएएस के लिए, नॉन आईएएस में वो सब देख लेना। सो आई विल नॉट वेस्ट टाइम नैरेटिंग ऑल दिस, वो जनरल नॉलेज की बात है अलग नॉन आईएएस एग्जाम में। करेंसी नोट में 17 लैंग्वेज होती है। प्रश्न 22 लैंग्वेज क्यों नहीं होती है अपने संविधान के हिसाब से? भाई हो सकता है जो हिंदी में लिखा जाता है रुपया, तो मैथिली भाषा में भी या बाकी सब लैंग्वेज में भी ऐसा लिखता होंगे। वो क्यों ऐसा है तो आप सजेशन दीजिए आरबीआई को, हमको वो सब दिमाग खर्च नहीं करना है। नाउ
व्हाट आर द फीचर्स एडेड इन द बैंक नोट्स टू हेल्प द विजुअली हैंडिकैप पर्सन्स? महात्मा गांधी की न्यू सीरीज का मतलब क्या है? ये जो नए नए रंगीन डीमोनेटाइजेशन के बाद वाले जो नोट्स आए, उसमें खास बात ये होती है गांधी जी का फोटो लेफ्ट साइड पे है, इसलिए उसको न्यू महात्मा गांधी सीरीज कहते हैं, क्योंकि उससे पहले बिफोर द डीमोनेटाइजेशन जो नोट्स चलते थे उसमें वो गांधी जी राइट हैंड साइड पे थे। सो हाउ डज अ ब्लाइंड पर्सन आइडेंटिफाई दिस? उसके फीचर्स क्या? एक तो रेज्ड प्रिंटिंग। रेज मतलब ये उभरा उभरा होता है। यू एंड आई कैनॉट फील इट, क्योंकि हमको दिखता है, इसलिए हमारी वो जो स्किन वाली अपनी जो कैपेसिटी है वो उनकी जितनी टच कैपेसिटी अच्छी नहीं, बट दे विल फाइंड इट। उसे इंटेग्लियो प्रिंटिंग कहते हैं। दूसरी खास बात है कि ये जो चार ऐसा दिखता है आपको लाइंस, दीज आर नोन एज ब्लीड लाइंस, ये भी उभरी हुई होती है, तो उसको ऐसे छुएगा उसको पता चल जाएगा। सो लाइक दैट देयर आर सम फीचर्स, बट नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर आपको कोई कहे कि बाजार से सैमसंग गैलेक्सी फोन लेके आओ, तो कौन सा फोन लेके आओगे? 56 फोन है। आई एम नॉट जोकिंग, देयर आर एक्चुअली 56 फोन्स इन द नेम ऑफ सैमसंग गैलेक्सी। सो इट इज कंफ्यूजिंग अमंग द कस्टमर्स। उसी तरह अभी विजुअली हैंडिकैप पर्सन को प्रॉब्लम क्या आ रही है? जो पुराने वाले नोट थे 500 1000 के अलावा वाले, वो सब ऐसे दिखते हैं, ओल्ड सीरीज, ये जो गांधी जी लेफ्ट साइड पे, और ये जो नए सीरीज के नोट आए थोड़े ब्राइटर स्पेक्टेकुलर कलर्स वाले, वो ऐसे दिखते हैं। तो अभी वो कितने नोट्स को याद रखे, ऐसा इसका ऐसा शेप था, इधर ये था वो था, इट इज डिफिकल्ट। तो देयरफॉर आरबीआई केम अप विद अ सॉल्यूशन जिसको कहा गया मनी ऐप। मनी ऐप ऐसा है, इट इज अ मोबाइल ऐप। आप करेंसी नोट रखो, फोटो खींचो, एंड इट विल स्पीक टू यू, दिस इज अ 100 रुपी नोट, दिस इज अ 100 रुपी नोट, दिस इज अ 500 रुपी नोट। तो ऐसा वो आपको ऑडियो फीडबैक देगा, सो द ब्लाइंड पर्सन कैन नो इट। सपोज कोई डेफ पर्सन है जिसको सुनाई भी नहीं देता और वो अंधा भी है, हाँ, तो उसको वो वाइब्रेशन अलर्ट से बता देगा कि 1 वाइब्रेशन मीन्स दिस नोट, 2 वाइब्रेशन मीन दिस नोट, ऐसा सब। However, this app cannot say whether note is genuine or counterfeit. नोट असली है या नकली ये बोल नहीं सकता। इफ आई टेक अ कलर प्रिंट और मैं इधर ऐप से उसका फोटो खींचूं, तो कलर प्रिंट भी वो तो बोलेगा दिस इज 100 रुपी नोट इवन इफ इट इज फेक, सो इट कैनॉट फाइंड काउंटरफेट। तो ऐसा ये आरबीआई का मनी ऐप है। इसका फुल फॉर्म हमको याद नहीं रखना है, हमको इसे ओके मनी ऐप फॉर ब्लाइंड पर्सन। इसको बनाया है एक कंपनी जिसका नाम है डफोडिल। वी डोंट हैव टू रिमेंबर द नेम डफोडिल, हमको ये याद रखना है। अच्छा, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, सीडीएक, एनआईसी, ऐसी कोई फेमस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको नहीं बनाया, किसी और ने बनाया। सो दैट इज डन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज आई प्रॉमिस टू पे बियरर ऑन डिमांड समथिंग। ये क्या है? ये 20 पाउंड का नोट है, यहां पर कुछ लिखा है, दिस थिंग। ये जो इधर लिखा है ये क्या लिखा है? अगर हम उसको जूम इन करें तो ये नीचे जो मैंने दिया है यहां पर, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड सम ऑफ 20 पाउंड। मैं धारक को 20 पाउंड अदा करने का वचन देता या देती हूँ। इसका मतलब क्या है? वंस अपॉन अ टाइम बिफोर दिस सेकंड वर्ल्ड वॉर, पैसा कैसे इशू करते थे? यूएसए ने ऐसा नियम बनाया था, इफ देयर गवर्नमेंट और देयर सेंट्रल बैंक हैज 14 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, तिजोरी में 14 ग्राम सोना होगा सरकार के पास या उनकी रिजर्व बैंक के पास, तो वो $1 का नोट छापेंगे। उसी तरह इंग्लैंड ने सिस्टम बनाया था कि हमारे पास अगर 73 ग्राम्स ऑफ गोल्ड होगा तो हम लोग 1 पाउंड का नोट छापेंगे। तिजोरी में सोना कितना है उसके अनुपात में मुद्रा छापी जाएगी। दे विल प्रिंट द करेंसी डिपेंडिंग ऑन हाउ मच क्वांटिटी ऑफ गोल्ड दे हैव। तो ये जो फियाट मनी इशू करते थे इस सिस्टम में, उसे हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। बट गोल्ड स्टैंडर्ड में लिमिट क्या है? ओनली इफ यू हैव गोल्ड यू कैन प्रिंट मोर मनी। लेकिन फिर ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर वन, एंड कंट्रीज हैव टू रिक्रूट मोर सोल्जर्स, टैंक में डीजल भरवाना है, सब हथियार कारखानों को पैसा देना है, फिर डेवलपमेंट वर्क के नाम पर कुछ नया रोड हाईवे बनाना है। सो दे वांटेड टू प्रिंट मोर मनी। तो उन्होंने क्या किया, ये वाली सिस्टम को बाय बाय कह दिया, ये सिस्टम बंद हो गया। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उस जमाने में जब था तो क्या मतलब था? अगर आप $1 लेके यूएसए के सेंट्रल बैंक में जाते तो वो आपको 14 ग्राम्स ऑफ गोल्ड देता, ऐसा उसने प्रॉमिस किया था। हाँ, तो आई प्रॉमिस टू पे बियरर सम ऑफ 2000 रुपी, ऐसा ये करेंसी नोट में अगर लिखा हो, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स व्हाट? कॉलोनियल एरा में या अंग्रेजों के जमाने में, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, इट मेंट कि फुल बॉडीड सिल्वर और गोल्ड कॉइन्स वर्थ 2000 रुपीज विल बी गिवन टू यू। आप ये करेंसी कागज का नोट लेके जाओ तो सामने रिजर्व बैंक आपको 2000 रुपीज मेटल की वैल्यू हो, गोल्ड या सिल्वर की, ऐसा सोने चांदी का बिस्किट या सिक्का आपको वो दे देगा। ऐसा प्रॉमिस था इन द कॉलोनियल टाइम्स। मॉडर्न टाइम्स में ये सिस्टम है ही नहीं। अभी इसका मतलब क्या है? प्रेजेंटली दिस प्रॉमिस मीन्स अ सिंपल थिंग कि आपको सपोज 2000 रुपी का आप नोट लेके गए तो गवर्नर उसके सामने एक्सचेंज करना है, 500 के 4 नोट्स दे देगा, 10 रुपी के 200 नोट्स दे देगा। उस तरह से अदर नोट्स एंड टोकन कॉइन्स ऑफ इक्वल फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब ये जो इधर लिखा है 2000, हाँ, तो उस हिसाब से सामने 500 के 4 वो दे देगा। टोकन कॉइन्स क्या है? वी हैड स्टडीड लास्ट नाइट व्हाट इज टोकन कॉइन्स। उसमें कीमती धातु दबा दबा के नहीं भाई है। टोकन कॉइन्स डू नॉट कंटेन प्रेशियस मेटल इन ग्रेट क्वांटिटी। तो वो तो सिंपल ये जो 10 रुपए 20 रुपए के सिक्के होंगे ऐसा उसको आपको दे देगा। ही हैज नॉट प्रॉमिस्ड यू टू गिव सम वैल्यूएबल फुल बॉडीड कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ऐसा प्रॉमिस पहले हुआ करता था। हाँ, तो समझिए ये 2000 रुपये का नोट प्रिंट हुआ सपोज इन द ईयर 2017, और फिर आप जाएं ईयर 2020 में आरबीआई ऑफिस में, एंड यू रियलाइज दैट इन दिस 3 years भारत में महंगाई 10% बढ़ चुकी है। मतलब हर चीज जो पहले 100 रुपए की मिलती थी अभी 110 रुपए की मिलती है। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं गवर्नर को कि मुझे 10% ज्यादा पैसा एक्सचेंज करके दो, 2200 रुपी दे दो? भाई वो नहीं देगा, क्योंकि उसने ऐसा प्रॉमिस लिखा ही नहीं है। ही सिंपली टोल्ड यू आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड 2000 रुपी, ऑन 2000 रुपी का नोट। तो फिर आप उसको 2200 नहीं मांग सकते। उंगली दिए तो गला मत दबाओ, आई डिड नॉट प्रॉमिस सच थिंग। यानी कि आपको जो प्रॉमिस है वो इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट नहीं होगा, एक बात है। दूसरा,
सपोज आपको सैलरी में 2000 रुपये मिले होते और फिर आपने उसको सेविंग्स किया होता इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करता, आपको सपोज उस पर 5% ब्याज के साथ 2120 रुपीज देता, लेकिन वो एसबीआई का प्रॉमिस था। दैट इज नॉट द प्रॉमिस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द प्रॉमिस गिवन बाय आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि अगर आपने पैसा सेव किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाओ और उससे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट वापस मांगो अपने सेविंग अकाउंट पर, फिक्स डिपॉजिट पर वगैरह। आरबीआई हैज नॉट प्रॉमिस्ड यू दैट, सो यू कैन नॉट डिमांड फ्रॉम आरबीआई दैट यू गिव मी दैट इंटरेस्ट रेट। आरबीआई आपको सिर्फ फेस वैल्यू पर, मतलब 2000 का नोट है तो 500 के 4 नोट देगा, 10 रुपये के 200 नोट देगा, ऐसा उसका प्रॉमिस है। ही हैज नॉट प्रॉमिस्ड टू गिव यू इंटरेस्ट रेट, ब्याज देने का रिजर्व बैंक ने आपको प्रॉमिस नहीं दिया है। यानी हमने यहाँ पर एमसीक्यू में याद क्या रखना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉमिस, क्योंकि वो एनसीईआरटी में बताया, सो वी हैव टू प्रिपेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉमिस। व्हेन गवर्नर सेज आई प्रॉमिस टू पे यू ऑन डिमांड सम ऑफ 2000 रुपी, तो वो आपको 2000 रुपी ही वापस करने की कसम खाई है। इन्फ्लेशन एडजस्ट होकर मैं करूंगा, प्याज महंगा हो गया तो ज्यादा पैसा दूंगा, ही हैज नॉट प्रॉमिस टू एक्सचेंज द मनी अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन। दूसरा, ही हैज नॉट प्रॉमिस टू गिव यू एनी इंटरेस्ट रेट, ब्याज के साथ वापस करूंगा ऐसा कोई आपको प्रॉमिस नहीं दिया। उसने सिर्फ प्रॉमिस दिया है टोकन कॉइन्स एंड नोट्स। टोकन कॉइन मतलब क्या, जिसमें प्रेशियस मेटल दबा दबा के नहीं भरी, ऐसा सिंपल वाले ये जो क्यूप्रोनिकल कॉइल्स होते हैं उसमें वो तो देने की प्रॉमिस है। एंड परचेजिंग पावर वर्थ वैल्यू प्रिंटेड ऑन द नोट, मतलब ये नोट में लिखा है 2000, तो इसका परचेजिंग पावर क्या है, क्या खरीद सकते हैं आप, तो मैक्सिमम 2000 का खरीद सकते हैं, जो भी शर्ट पैंट जीन्स सब चीजें। सो दैट इज व्हाट आरबीआई हैज प्रॉमिस्ड यू कि ठीक है 2000 का लेके आना, मैं तुमको 2000 का एक्सचेंज करके दूंगा। सो परचेजिंग पावर वर्थ द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द नोट। आपका परचेजिंग पावर वो इंटरेस्ट रेट ब्याज दर के साथ एडजस्ट नहीं कर रहा है, आपका परचेजिंग पावर इन्फ्लेशन महंगाई के साथ एडजस्ट नहीं कर रहा है। ये सब प्रॉपर्टी याद रखनी है एमसीक्यू के लिए। हाँ, तो फीचर्स ऑफ अ बैंक नोट क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जीरो इंटरेस्ट, मतलब रिजर्व बैंक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देगा। आपने एक्सिस बैंक में पैसा डाला, सेविंग किया, ऑफ कोर्स दे मे गिव यू इंटरेस्ट रेट, बट आरबीआई विल नॉट गिव इंटरेस्ट रेट, दैट इज नॉट द प्रॉमिस। सेकंड, इट इज अ बॉन्ड और अ प्रॉमिसरी नोट। बॉन्ड का मतलब क्या है, सपोज आप नौकरी में जाते हैं और आपने कहा, आपको कहा आपको बॉन्ड भरना है कि सपोज 1 लाख रुपी फॉर 2 ईयर्स, वो ऐसा बोलता है दैट इफ यू लीव द जॉब बिफोर 2 ईयर्स आपको 1 लाख रुपए देने होंगे। इस तरह यहाँ पर बॉन्ड क्या है, बॉन्ड यानी एक प्रकार की कसम खाई है कि समवन हैज प्रॉमिस टू गिव यू मनी एट अ लेटर डेट। किसने प्रॉमिस दी है, आरबीआई गवर्नर ने प्रॉमिस दी है दैट आई विल एक्सचेंज योर मनी, 500 रुपीज के सामने 100 रुपी के 5 नोट एक्सचेंज करके दूंगा, ऐसा कुछ। सो इट इज अ बॉन्ड, या हम उसको कह सकते हैं इट इज अ प्रॉमिसरी नोट, करेक्ट। तीसरी प्रॉपर्टी, इट इज एन एनोनिमस बियरर बॉन्ड। इसका मतलब ये, सपोज अभिषेक, अमिताभ बच्चन के पास पैसा था, उसने अभिषेक को दिया, एंड अभिषेक गिव दैट मनी टू गब्बर सिंह, एंड देन गब्बर सिंह वेंट टू रिजर्व बैंक, तो क्या आरबीआई एक्सचेंज करेगी, जवाब है यस, आरबीआई एक्सचेंज करेगी। ये आपके नाम के साथ कोई जुड़ा नहीं है, एनी वन कैन गो एंड गेट इट एक्सचेंज, इट इज नॉट टाइड विथ योर नेम, इट इज नॉट टाइड विथ ओनर्स नेम। ऑन द अदर हैंड, थिंक अबाउट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। मान लीजिए अमिताभ बच्चन ने या अभिषेक बच्चन ने एलआईसी से एक पॉलिसी खरीदी, जिसमें ऐसा लिखा हो कि सपोज अमिताभ बच्चन विल पे 5000 रुपीज टू एलआईसी, एंड इफ बच्चन डाइज तो उसके बेटे को 5 लाख रुपए देने, किसने, एलआईसी ने। ऐसा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जीवन बीमा लिया हो, हम पिलर 1D में इंश्योरेंस के बारे में और पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉलिसी है इट इज टाइड विथ नेम, यानी इधर बात कैसी है, व्हेन अमिताभ डाइज अभिषेक विल गेट मनी फ्रॉम एलआईसी। उस वक्त अमजद खान आके नहीं बोल सकते मुझको दे दो, इवन इफ अमजद खान स्टील्स द एलआईसी पॉलिसी, फिर भी उसको वो नहीं देंगे पैसा एलआईसी वाले, भाई वो तो चेक करेंगे ना, भाई पान कार्ड नंबर, आधार, आईडी कार्ड दिखाओ तुम, यू आर नॉट अभिषेक बच्चन, विल नॉट गिव यू मनी। बट दैट इज नॉट द केस विथ आरबीआई। यहाँ पर सपोज अभिषेक का पैसा गब्बर ने स्टील कर लिया, चुरा लिया, और फिर वो गया इधर, तो क्या एक्सचेंज करवा सकता है, यस करवा सकता है। ऑफकोर्स उसमें फिर आप सीआई और जेम्स बॉन्ड सब लेके आओ, अच्छा सीरियल नंबर से पता है, वो पंचायत छोड़ो, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू एक्सेप्ट दैट एनोनिमस बियरर बॉन्ड है, एनीवन कैन गो एंड एक्सचेंज इट। चुरा के गया और सीसीटीवी में पकड़ा, भाई बराबर है, बट एमसीक्यू में ये एक्सेप्ट करो। नाउ व्हाट अबाउट डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन भी समझना है, बट विद अ फ्रेश माइंड, सो लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 minutes and then we move forward. So break for 5 minutes.
All right, friends. So the next topic is demonetization. Demonetization का मतलब क्या है? When government or RBI announces that a particular note is no longer legal tender in India. वो बताया ऐसा गया, सपोज अमिताभ बच्चन जिसने ये अलग अलग एडवर्टाइजमेंट किए होंगे हेयर ऑयल के, टूथपेस्ट के, वॉशिंग पाउडर के, जो भी, एंड ही हैज अर्न लॉट ऑफ मनी, जिस पर उसने इनकम टैक्स भरा हो, जीएसटी भरा हो, ये सब टैक्स कौन से हैं? पिलर 2A में देखेंगे. नाउ इट इज सेड दैट दिस 500 and 1000 रुपए के नोट दे आर डिमोनेटाइज्ड. तो उसने क्या करना था? ही विल डिपॉजिट दिस मनी इनटू एनी बैंक और पोस्ट ऑफिस. तो वो जाके जमा करेगा एसबीआई एक्सिस कहीं पर. वो सारा पैसा जाए सपोज 15 करोड़, तो देन दोज बैंड नोट्स विल गो टू आरबीआई. उसके सामने आरबीआई क्या करेगा? उसको दूसरे वाले नोट्स दे देगा. 10 रुपी, 20 रुपी, 50, 100 रुपी का नया, 100 रुपी का नोट, 500 का नया नोट, 2000 रुपी का नया पर्पल कलर का नोट, ये तो वो उसको दे देगा. और फिर ये पैसा एसबीआई एक्सिस वो सब उस डिपॉजिटर मतलब अमिताभ बच्चन को वापस कर देगा. सो योर मनी इज नॉट डिस्ट्रॉयड इफ इट इज व्हाइट मनी, क्योंकि वो तो आपने कायदे से सब भरा है. तो यू नीड नॉट वरी, आप जाके पुराने नोट दे दो, नए नोट वापस लेके आओ. बट सपोज देयर इज अ बिजनेसमैन कि जिसने इनकम टैक्स, जीएसटी ये सब ना भरा हो, यानी कि उसने अपना ट्रांजैक्शन हाइड किया था, उसने इनकम को हाइड किया था, छिपाया था. तो सोचिए अगर वो अपने 500 और 1000 रुपए के नोट्स कोई एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहीं जमा करे, तो बैंक वाला तो एक्सेप्ट करेगा, रिजर्व बैंक को देगा, और सामने रिजर्व बैंक एक्सचेंज भी कर देगा कि 10, 20, 50, 100 को दे देगा. बट एट लेटर स्टेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल डिमांड आंसर्स, क्योंकि धीरे धीरे ये सारे बैंक अकाउंट पान कार्ड नंबर के साथ लिंक हो रहे हैं. इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अपना एक बड़ा सा ई गवर्नेंस मॉड्यूल है, कुछ प्रोजेक्ट इनसाइट या ऐसा, तो उसको पता चल जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट में हाउ मच मनी यू हैव. सो दे विल डिमांड आंसर्स फ्रॉम यू कि तुमने तो पहले नहीं जमा किए, यू नेवर पेड इनकम टैक्स, तो तुम्हारे हाउ डिड यू गेट दिस मेनी करोड्स ऑफ रुपीज. सो देयर विल बी रेड ऑन हिज हाउस. तो फिर ये लोग क्या करेंगे? जिसके भी पास ब्लैक मनी है ही विल नॉट कम, ही विल सिंपली नॉट कम. वो अपना पैसा नदी में फेंक देगा, जला देगा, तो इस तरह से ब्लैक मनी डिस्ट्रॉय हो जाए. दिस वाज द आइडिया ऑफ दिस डिमोनेटाइजेशन पिलर 2 ब्लैक मनी में और पढ़ेंगे. हाँ, तो ये हुआ डिमोनेटाइजेशन. डिमोनेटाइजेशन का मतलब है कि उसके बाद ये जो इधर 2000 रुपए के या 1000 रुपए के नोट में जो भी लिखा हो कि मैं धारक को इतना पैसा देने का वचन देता हूँ, उर्जित पटेल गवर्नर, बिकॉज एट दैट टाइम 2016 नवंबर में वो थे गवर्नर. हाँ, तो फिर वो 31 दिसंबर 2016 के बाद नॉट रिक्वायर्ड टू ऑनर दिस. ये उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी फॉर 500 and 1000 रुपी नोट्स. ऐसा ये जो पूरा डिमोनेटाइजेशन हुआ, आरबीआई गवर्नर नॉट बाउंड टू ऑनर दिस. अभी ऐसा होगा तो स्वाभाविक है कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा, पीआई लेके ये है वो है. तो सरकार ने एक कानून बना दिया जिसका नाम है स्पेसिफाइड बैंक नोट्स सीजेशन ऑफ लायबिलिटी एक्ट. लायबिलिटी मतलब जिम्मेदारी देता, सीजेशन यानी बंद हो जाना. कब से बंद हो जाना? 2016 के दिसंबर महीने से. किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बंद हो जाना? आरबीआई की. किस चीज के लिए? 500,000 के नोट के लिए. सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्पेसिफाइड बैंक नोट सीजेशन ऑफ लायबिलिटी एक्ट. पहले उसका ऑर्डिनेंस बनाया था अध्यादेश, फिर उसका कानून बनाया, ऐसा सब. अब इसमें कुछ और भी प्रोविजन है. सपोज कोई एनआरआई पर्सन था जो ये 2016 से 17 के शुरुआती महीनों तक वो इंडिया वापस ही नहीं आ सके, देन ही विल वांट टू डिपॉजिट इट लेटर स्टेज. क्योंकि यहाँ तो सबको बोला गया था कि इन द नवंबर मंथ एंड दिसंबर मंथ ऑफ 2016 यू कम एंड डिपॉजिट मनी. बट एनआरआई आदमी जो विदेश में रहता है वो तो वापस नहीं कर पाएगा, तो उनको थोड़ा ग्रेस पीरियड दिया गया कि नो प्रॉब्लम, यू कम आफ्टर सम 3-4 मंथ्स, देन आल्सो इट इज अलाउड. तो ऐसे प्रोविजंस थे. नाउ अब जानते हैं ये कोकेन, हेरोइन, नार्कोटिक्स, इफ यू आर इन पोजेशन तो आपको जेल हो सकती. सिमिलरली अगर आपके पास ये 500,000 के पुराने नोट हैं, देन आल्सो इट इज अ क्राइम, आपको जेल हो सकती. बट देयर इज सम एग्जेम्पशन. आपकी हॉबी है करेंसी नोट कलेक्ट करना, न्यूमिस्मेटिक्स जिसे कहते हैं, तो फिर आपको मैक्सिमम आप 10 पुराने नोट्स रख सकते हैं, 500,000 के. आपको और ज्यादा रिसर्च करना है, मे बी यू कैन कीप 25 नोट्स, उससे ज्यादा नहीं. इफ यू आर फाउंड इन अ बिगर क्वांटिटी ऑफ मनी बियॉन्ड दिस, ये 500,000 के नोट, तो आपको सजा हो सकती. जस्ट लाइक इन पोजेशन ऑफ दिस कोकेन एंड नार्कोटिक यू कुड बी पेनलाइज्ड. अब वो एग्जैक्ट नेम्स एंड नंबर्स और क्या पनिशमेंट है वो सब याद नहीं रखना, हमको सिर्फ ये याद रखना है कि ये स्पेसिफाइड बैंक नोट्स का ये जो कानून बना इसका ये ऑब्जेक्टिव था. फिर एक मुद्दा कुछ चलता है ईरान का. मित्रों, ईरान की फियाट मनी और लीगल टेंडर है ईरानियन रियाल. लेकिन वहाँ प्रॉब्लम है हाइपर इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा है. आपको एक डिब्बा अंडा खरीदना है, 1 बॉक्स ऑफ एग, देन यू रिक्वायर 2.5 लाख ईरानियन रियाल्स. इतनी महंगाई है उधर. अब वो हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे पिलर 4C में. तब सोचिए देयर इज अ फैक्टर ऑफ इनकन्वीनियंस, असुविधा है. आपको खरीदना 1 बॉक्स अंडा है और 2.5 लाख रुपए आप पर्स में लेके घूमेंगे, तो एक तो वजन कितना, और उसको काउंटिंग करने बैठो तो दुकानदार बाकी ग्राहक को कब सामान देगा, राइट? सो दे डिसाइडेड लेट अस रिप्लेस द करेंसी, जिसको कहा गया रीडिनोमिनेशन. वो ऐसा कि ये सब ईरानी पब्लिक, उनकी जो भी बैंक हो, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, जो भी उनकी ऐसी बैंक हो, उसमें 10,000 ईरानियन रियाल करेंसी डिपॉजिट करे. और ये बैंकर्स वो वाली करेंसी उनकी सेंट्रल बैंक जो आरबीआई जैसी संस्था हो उसको डिपॉजिट करे 10,000 ईरानियन रियाल. उसके सामने उनकी सेंट्रल बैंक एक नया करेंसी देगी जिसको कहा जाए एक टोमन, और फिर वो वाला पैसा इधर ये वाली पार्टी को मिल जाएगा, एक टोमन. सो दैट वाज द एक्सचेंज रेट. 10,000 रियाल के सामने एक टोमन, ऐसी एक नई करेंसी दी जाए. सो व्हाट इज द बेनिफिट देन? तो जो
थैला भर भर के आपको पैसा लेके नहीं घूमना है अभी। प्रीवियसली यू हैड टू कैरी 2.50 लाख ईरानी रियाल विच वाज वेरी डिफिकल्ट टू काउंट, विच वाज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी, बट अब उसके सामने आप एक्सचेंज कराओ, यू विल गेट 25 टोमन्स। तो हाँ 25 टोमन ऐसे गिन गिन के कर सकते हैं। सो इट इज मच इजियर टू कैरी एंड काउंट। तो वो हो गया, आसानी हो जाएगी ट्रांजेक्शन में। अब ये प्रोसेस ग्रेजुअल है, धीरे धीरे होगा 2-5 साल में। ये डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी जैसा नहीं है दैट विद इन नवंबर एंड दिसंबर 2016 यू हैव टू डिपॉजिट, ऐसा ये फास्ट फास्ट नहीं है, ये स्लो स्लो चलेगा, इंस्टेंट नहीं है। पुराने नोट ऐसा नहीं कि बैन हो गए, पुराने रियाल भी लेके जा सकते हैं और नया टोमन भी यूज कर सके ऐसा। अब वो पूरी चीज हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, सफिशिएंट टू नो दिस इज मेंट फॉर कन्वीनियंस। नाउ ऑब्जर्व, आपकी खरीद क्षमता नहीं बढ़ेगी, सहूलियत बढ़ेगी। योर परचेजिंग पावर विल नॉट इंक्रीज। सपोज ईरान में कोई एक टीचर है जिसकी सैलरी हो एक साल में 2.5 लाख रियाल इज हर सैलरी। सो फ्रॉम हर एनुअल सैलरी हाउ मच एग्स की शी कैन परचेज, एक बॉक्स ऑफ एग खरीद सकते हैं उसकी एक साल की सैलरी से। नाउ आफ्टरवर्ड्स ये नया करेंसी है टोमन, तो भी उसकी सैलरी क्या रहेगी? उसकी सैलरी तो उतनी रहेगी ना 2.5 लाख रियाल्स, तो उस हिसाब से उसको 25 टोमन मिले, तो उस हिसाब से वो अभी भी एक बॉक्स ऑफ एग ही खरीद पाएगी। सो हर इनकम इज नॉट इंक्रीजिंग, इनकम उसकी इंक्रीज नहीं हो रही है, सिर्फ उसका जो डिनोमिनेशन है वो चेंज हो रहा है। एज अ रिजल्ट पहले भी वो तो 1 बॉक्स ऑफ एग खरीद सकती थी और बाद भी 1 बॉक्स ऑफ एग ही खरीद सकती थी। परचेजिंग पावर नॉट इंक्रीज, परचेजिंग पावर खरीद सकती नहीं बढ़ी है, सिर्फ उसका ट्रांजेक्शन ईजी हुआ है, सहूलियत बढ़ी है। पहले उसने शायद ये वीआईपी या सहारा सफारी की इतनी बड़ी बैग लेके जाना पड़े, बट अभी तो छोटा सा पर्स लेके भी जाए देन ऑल्सो शी कैन डू इट। सो दैट इज द आइडिया। अभी उसके बियॉन्ड ये डीमोनेटाइजेशन जो भारत में हुआ 500,000 के नोट, और सामने रीडिनोमिनेशन जो ईरान में हुआ, तो इन दोनों में क्या सिमिलैरिटी और डिफरेंस है भाई? कुछ काम का नहीं, कुछ काम का नहीं। वी विल नॉट वेस्ट टाइम। एक दो लाइन में पता होना चाहिए कि अच्छा ऐसा हो रहा है उधर, हाउ इट इज सिमिलर डिफरेंट, ऐसी कोई पीएचडी अपने को पंचायत पूछ नहीं रहा है। यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस पेपर्स, सिंपली वो कैरी डिनोमिनेशन ये दो एक दो लाइन में जान लिया हमने कि कैसे वो नया करेंसी लेकर ट्रांजेक्शन को ईजी बना रहे हैं। क्या इसे हम डिमोनेटाइजेशन का सबसेट कहेंगे? क्या इससे इकोनॉमी को असर होगी? इससे ईरान की फिजल डेफिसिट को क्या असर, करेंसी एक्सचेंज को क्या असर? द हिंदू इस पे कॉलम लिख सकता है, बट वी आर नॉट हियर फॉर ईरानी यूपीएससी एग्जाम, सो विल नॉट वेस्ट टाइम। तो ये करते करते हमने हैंडआउट में काफी प्रोग्रेस कर ली। आई थिंक ऑल द वे अप टू पेज 12-13 जहां तक भी पहुंचे हो। अभी आगे का मुद्दा है बैंक मनी एंड डिजिटल मनी और चेक और नेफ्ट आरटीजीएस, ये सब क्या है? सो नेक्स्ट टॉपिक इज बैंक मनी या डिपॉजिट मनी। So far we understood commodity money, metallic money, पेपर मनी, फियाट मनी, लीगल टेंडर, ये सब देखा। नाउ वी आर बैंक मनी। बैंक मनी क्या है? चेक के टाइप्स क्या होते हैं? सीटीएस, सीबीएस, ये सब क्या है? आपके पास कुछ लीगल टेंडर था, सपोज 2000 रुपी का नोट, तो वो फियाट मनी लीगल टेंडर था। आपने उसे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया, पैसा आपने सेविंग्स में डाला, तो उसके बाद जो पैसा बन गया आपका बैलेंस, उसे हम कहते हैं बैंक मनी। अब ये बैंक मनी को यूज कैसे करेंगे आप? तो जवाब है उसके टूल्स होते हैं। पेपर वाले टूल्स या ऑर्डर से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे चेकबुक। इलेक्ट्रॉनिक टाइप के टूल्स या ऑर्डर से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे नेफ्ट, आरटीजीएस, ये सब, आईएमपीएस, यूपीआई भीम एप्स, वो सब अभी आगे लेक्चर में देखेंगे। या प्लास्टिक टाइप के भी इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह, तो वो हम कल देखेंगे। अब ये जो आपका बैंक मनी आपने बना लिया और ये वाले इंस्ट्रूमेंट से आपने यूज किया, यू कैन यूज इट इन 2 वेज। एक हो सकता है इंस्टेंट पेमेंट या स्पॉट पेमेंट। आपने कुछ पिज्जा खाया, पेटीएम या ये जो ऑनलाइन भीम ऐप से पैसा ट्रांसफर किया। या दूसरा वो हो सकता है डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट या स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या? सपोज इफ यू गिव अ कमांड टू द बैंकर कि हर महीने मेरा जो भी टेलीफोन बिल हो पोस्ट पेड मोबाइल का, वो ऑटोमेटिकली मेरे बैंक अकाउंट से काट लेना, या मेरा जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ऑटोमेटिक काट लेना, या मेरी सैलरी आए तो मुझे ये होम लोन लिया था उसका इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई का पैसा, लोन की किस्त हर महीने काट लेना। तो ये जो हुआ उसे हम क्या कहते हैं? डिफर्ड पेमेंट। हाँ, तो स्पॉट पेमेंट भी हो सकता है, तुरंत अभी बाइंग सेलिंग करके लिया, एंड इट कैन बी ऑल्सो डिलेड पेमेंट विद स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं पेपर इंस्ट्रूमेंट और उसमें चेक। तो ये जो चेक होते हैं, आप उसमें लिखेंगे रकम और आप किसी को देंगे, दैट गाय विल गो टू बैंक एंड ही विल रिसीव द मनी, बट देयर इज अ डेंजर। चेक डिसऑनर हो गया तो क्या? डिसऑनर होना मतलब बैंकर उसको ऑनर नहीं करे, सामने वाली पार्टी को पैसा नहीं दे, ऐसा कब हो सकता है? सपोज आपने चेक लिखा 1 लाख रुपए का, लेकिन आपके बैंक बैलेंस में 1 लाख रुपए ना हो, तो भी चेक रिजेक्ट हो जाए। या फिर कि आपने जो चेक दिया है उसका सिग्नेचर या उसमें जो डेट लिखा है वो सब में कुछ गड़बड़ है, तो भी रिजेक्ट हो जाए। देन हाउ टू गिव जस्टिस टू द विक्टिम? जवाब है उसके लिए वाइसरॉय रिपन के जमाने में कानून बना था जिसका नाम था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अभी उसका हिंदी क्या पराक्रम लिखित है, ये सब अपने को कुछ काम का नहीं, मीन्स में दे विल नॉट आस्क इट। प्रीलिम्स में अपने को पता होना चाहिए बड़े बड़े जो वाइसरॉय थे उसके टाइम में क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए थे। ऑल राइट, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसा जो चेक के अंदर फ्रॉड होता है, डिसऑनर, फॉर्जरी, किसी ने नकली सिग्नेचर करके पैसा उठा लिया, वो सबसे लड़ने के लिए कानून है। चेक के अंदर हमको याद रखना है 3 पार्टी होती है। इधर लिखा है श्रीमती कृष्णा यादव 51,000 रुपी, और सपोज यहाँ पर सिग्नेचर हो मोदी, तो देयर आर 3 पार्टीज हियर। पहला है सेंडर या जिसे हम कहेंगे ड्रॉवर, दूसरा है ड्रॉई या बैंक कि जिसके अंदर से ये पैसा जाना है। टेंडर ने अपना पैसा सेव किया है इधर एसबीआई में, तो एसबीआई क्या हुआ? ड्रॉई मतलब कि बैंक। और तीसरा ये श्रीमती कृष्णा यादव, वो क्या है? वो रेसिपिएंट है जिसको हम कहेंगे पेई। सो रिमेंबर फॉर एमसीक्यू, चेक हैज 3 पार्टीज, ड्रॉवर, ड्रॉई एंड रेसिपिएंट। नाउ सम टाइप्स ऑफ चेक्स, बेसिक अपने को पता होना चाहिए, थोड़ा एनसीईआरटी लेवल की जानकारी। मान लीजिए रोमन सैनी ने मुझे एक चेक लिख के दिया
1 जनवरी 2022 को, तो इट इज प्रिज्यूम्ड, इट इज एक्सपेक्टेड कि विद इन 3 मंथ्स मैंने ये चेक बैंक में डाल देना चाहिए और पैसा ले लेना चाहिए। इफ आई गो आफ्टर 3 मंथ्स तो फिर बैंक मना कर देगी, वो ये कहेगा ये चेक तो स्टेल हो गया, बासी हो गया, तुम वापस से दूसरा चेक बनवा के लेके आओ। सो इफ द अमाउंट इज नॉट विड्रॉन विद इन 3 मंथ्स देन इट बिकम्स अ स्टेल चेक। जैसे खाना बासी हो जाता है, इधर चेक बासी हो जाता है अगर 3 महीने में उस डेट ऑफ इशू के 3 महीने के बाद आप जाए उसको निकालने के लिए। दूसरा हो सकता है पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या है, इस तारीख के बाद बैंक में जमा करना। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये रोमन सैनी मुझे 1 जनवरी को एक चेक लिखता है जिसमें उसने ऐसा लिखा हो कि सपोज इधर लिखा हो 5000 रुपी और तारीख उसने लिखी हो 31 मार्च 2022। तो अभी तो आपको प्रश्न नहीं, तो वो तो मार्च तो बाद में आएगा, तो आपको तो पैसा मिलेगा नहीं, करेक्ट। मुझे वो पैसा कब मिलेगा, आई हैव टू डिपॉजिट इट ऑन 31 मार्च या उसके बाद के 3 महीने के अंदर रखना है। तो प्रश्न ऐसा, कौन बेवकूफ आदमी पोस्ट डेटेड चेक लेगा, वो तो उसको जरूरत होगी तो लेगा। दूसरा प्रश्न, व्हाई वुड रोमन गिव दिस टाइप ऑफ पोस्ट डेटेड चेक। हो सकता है उसको कहीं और से पैसा आना बाकी हो, ही मे बी वेटिंग मनी फ्रॉम द थर्ड पार्टी जो रोमन को पैसा दे और फिर उसमें से उसका प्रोजेक्ट हो कि वो मैं उसको दूंगा, सो दैट ही डजंट वांट कि मैं अभी से वो चेक डिपॉजिट करूं, वरना क्या होगा, बाउंस हो जाएगा क्योंकि उसके बैंक खाते में बैलेंस नहीं होगा। इसलिए पोस्ट डेटेड चेक दिया जाता है बिकॉज ही इज वेटिंग मनी फ्रॉम सम अदर पार्टी टू गिव हिम फर्स्ट। तीसरा होता है एंटी डेटेड चेक, जो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। इफ यू वांट टू सेटिस्फाई क्यूरियोसिटी आप गूगल सर्च कर सकते हैं, मैं नहीं बैठूंगा क्योंकि वो अपनी एग्जाम में काम करनी, इट इज नॉट द बेस्ट यूज ऑफ आवर टाइम। एंटी डेटेड चेक क्या होता है, वो कंपनी फॉर्मेशन के लिए खास किस्म का चेक होता है, विल नॉट वेस्ट टाइम। दूसरा होता है चेक के प्रकार बेस्ड ऑन क्रॉसिंग। यहाँ सपोज रोमन ने एक चेक लिखा हो कि उसने सिग्नेचर और ऊपर लिखा है नाम मृणाल और जो भी रकम सपोज 5000, बट देन देयर इज अ डेंजर। मृणाल मतलब कौन, ये तो मैं भी मृणाल जाके बैंक में दूं और मैं कहूं मैं मृणाल मुझे पैसा दो, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल गिव मनी। देन देयर इज अ टेलीविजन एक्ट्रेस जिसका नाम भी मृणाल है, तो वो भी जाए, सपोज आई एम गोइंग समवेयर और मेरा ये चेक गिर गया और उसके हाथ में आ गया और वो जाए बैंक में, देन शी कैन आल्सो डिपॉजिट दिस कि मैं मृणाल मुझे पैसा दो, राइट। सो हियर देयर इज अ रिस्क। क्या रिस्क है कि एनीवन हु प्रेजेंट्स द चेक और उसके पास कोई ऐसी फोर्स्ड आइडेंटिटी हो कि मैं हूं ये, देन ही कैन एनकैश इट। तो ऐसा जो चेक होता है उसे हम कहते हैं नो क्रॉसिंग या ओपन चेक या बेयरर चेक। तो मतलब कोई भी उसका पैसा उठा सके ऐसा रिस्क रहता है। सो देन हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, तो जब है क्रॉस्ड चेक, मतलब इधर ऐसा लिख दिया जाए क्रॉस करके कि पेज अकाउंट ओनली, पेज अकाउंट ओनली। सो इफ यू क्रॉस दिस चेक एंड राइट दिस टाइप ऑफ थिंग कि पेज अकाउंट ओनली, देन व्हाट विल हैपन, जो भी आदमी कहेगा कि मैं मुनाल मुझे पैसा दो, तो असल में उसके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। सो देन रोमन्स मनी विल गो इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द अदर पार्टी थ्रू चेक। तो इसमें फायदा क्या है, बैंक अकाउंट आपने खोला है तो उसका सब एड्रेस प्रूफ, पान कार्ड नंबर, बहुत सारी चीज होंगी, तो रिकवरी विल बी पॉसिबल इवन इफ देयर इज अ मिस्चीफ, आप ट्रेस कर पाएंगे कि वो आदमी किधर है, उसका बैंक खाता किधर है। सो दैट इज दैट। हाँ, तो अपने को याद इतना रखना है कि पेज अकाउंट ऐसा इधर क्रॉसिंग किया, देन मनी विल नॉट बी गिवन इन कैश, मनी विल बी ट्रांसफर्ड इन बैंक अकाउंट और उसकी मदद से सेफ्टी मिलती है। इसके अलावा और भी सब टाइप्स हो सकते हैं, पेज अकाउंट नेगोशिएबल, नॉन नेगोशिएबल, मतलब वो तीसरी पार्टी को इसको दे सकता है कि नहीं वगैरह, वो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। हालांकि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्जाम देन गो थ्रू दैट। पार्ट्स ऑफ अ चेक अपने को एकदम बेसिक ही याद रखना है, बहुत ज्यादा नहीं। सपोज चेक एक लिखा जाए जिसपे लिखा कि गांधीनगर ब्रांच का चेक इशू हुआ है, बट देन देयर इज अ प्रॉब्लम। गांधीनगर मतलब कौन सा गांधीनगर, गुजरात में भी गांधीनगर है, उड़ीसा में भी गांधीनगर है, दिल्ली में भी गांधीनगर है। तो जैसे प्लेस का पिन कोड नंबर होता है, ऐसा बैंक ब्रांच का आईएफएससी कोड होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो यहाँ पर सपोज कि ये थिरुवनंतपुरम का कोई बैंक ब्रांच है एसबीआई का जिसका ये आईएफएससी कोड है, तो मतलब रोमन ने उधर से मुझे चेक बना के दिया हो एंड देन आई डिपॉजिट इट इन समवेयर एल्स, हाँ लेकिन वो असल में पैसा किधर से आएगा, वो वाली ब्रांच को कांटेक्ट किया जाएगा। सो लाइक दैट दे विल सेटल द थिंग्स इंटरनली। सो आईएफएससी कोड इट हेल्प्स आइडेंटिफाइंग द लोकेशन ऑफ द ब्रांच, दैट्स ऑल। वो एक टाइप का पिन कोड नंबर है ब्रांच का, हमको सिर्फ इतना याद रखना है। फिर ये चेक नंबर होता है, ये इधर माइकर कोड होता है, वो माइकर कोड से पता चले कि अच्छा ये ऑथेंटिक है या नकली कोई प्रिंट करके लाया है, उसमें सब मैग्नेटिक इंक रहती है वो वगैरह। एग्जैक्ट फिगर्स एंड नंबर्स आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज चेक क्लियरेंस। रोमन ने चेक लिखा 5000 रुपये का मुनाल को, तो मतलब द बैंक विल हैव टू कट 5000 रुपी फ्रॉम रोमन्स अकाउंट एंड गिव इट टू मृणाल। तो बैंकर को कैसे पता चले रोमन का कौन सा खाता है, कितना पैसा है उसमें, उस जो प्रोसेस को हम कहते हैं चेक क्लियरेंस। इट मींस ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम सेंडर्स अकाउंट टू द रिसीवर अकाउंट। तो क्लार्क को कैसे पता चले, एक तो काम हो सकता है कि वो अपना बड़ा सा ऐसा रजिस्टर निकाले और उसमें देखे अच्छा रोमन साइनी का ये नंबर है और ये इसमें से मैं निकालूं। तो पहले मैन्युअली काम होता था, बट मैन्युअल काम आप जानते हैं वो तो स्लो एंड इनएफिशिएंट होगा। तो फिर अब आ गया ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम। ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम में क्या होगा कि एक जमाने में ये जो नीचे सारा कोड लिखा है इसको रीड किया जाए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन माइकर, उसमें आयन ऑक्साइड की इंक हो और मैग्नेट से प्रॉपर्टी से वो पता चल जाए और फिर उसको वो पीछे मशीन डिटेक्ट करे, अच्छा दिस अकाउंट बिलोंग्स टू दिस पर्सन, दिस हैज दिस मच बैलेंस, और वो सब क्लियर हो। फिर एक और नया लेटेस्ट सिस्टम आया ओसीआर। ओसीआर मींस ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। वो जैसे कैम स्कैनर वगैरह, खैर कैम स्कैनर तो मेरे ख्याल से अभी बंद हो गया, चाइनीज था ऐसा बोल के कुछ। एनीवेज ऐसे जो एप्स होते हैं कि आप फोटो खींचते हैं, पीडीएफ बनता है, पीडीएफ में से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सके, ऐसा सब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उससे भी ज्यादा एडवांस चीज नहीं आ गई जिसको हम कहते हैं सीटीएस, यानी कि चेक ट्रंकेशन सिस्टम। सो व्हाट इज दिस चेक ट्रंकेशन सिस्टम, वो अपने लिए काम का है, दैट वी विल स्टडी। सो आवर टॉपिक इज व्हाट इज दिस चेक ट्रंकेशन सिस्टम।
मित्रों, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई नाम की संस्था ने इसे बनाया। वी हैव टू रिमेंबर दैट। ये काम कैसे करता है? स्टेप वन, सपोज रोमन वांट्स टू गिव मी 5000 रुपी और उसका बैंक अकाउंट हो एक्सिस बैंक में। हाँ, तो वो अपना एक चेक लिखेगा एंड ही विल सेंड इट टू मुनाल। फिर मुनाल क्या करेगा, वो जाएगा अपने बैंक में, मतलब सपोज मेरा बैंक सेविंग अकाउंट हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन अहमदाबाद गुजरात यूनिवर्सिटी, तो मैं उधर जमा करूंगा उस बैंक ब्रांच में। अब ये जो ब्रांच होगी वो क्या करे, ये जो चेक है उसकी वो इमेज स्कैन कर देगी और जो भी उसने जेपीईजी फाइल बनाया वो भेज देगा वापस एक्सिस बैंक को। सो देन माय बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल सेंड द इमेज टू एक्सिस बैंक और फिर एक्सिस बैंक वाला चेक करेगा ओके सिग्नेचर इज करेक्ट, डेट इज करेक्ट, अमाउंट इज करेक्ट, देन ही विल ट्रांसफर द मनी। तो ये जो काम हुआ, स्कैन्ड इमेज ऑफ द चेक इज सेंट, इस चीज को हम कहते हैं चेक ट्रांसलेशन सिस्टम। इससे फायदा क्या, वो पहले सारा काम पोस्ट में करते थे, कुरियर से करते थे, फिजिकल प्रिंटेड वाला दिया जाता है तो उसमें सोचो कितना स्लो काम चलेगा, स्पीड से काम नहीं होगा, चोरी का डर, थेफ्ट ऑफ द चेक, टेम्परिंग ऑफ द चेक, वो सब डेंजर ज्यादा रहते थे। सो नाउ दोस थिंग्स आर गॉन। अब तो बस स्कैन करना है और भेज देना है, तो अलग से कोई माइक्रो कोड वाला इंस्ट्रूमेंट, ओसीआर इंस्ट्रूमेंट, बारकोड रीडर ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सिंपल जो भी स्कैनर मशीन हो उसमें स्कैन करो, फोटो भेजो, खेल खत्म। सो दैट इज द चेक ट्रांसलेशन सिस्टम। बट नाउ देयर इज स्टिल वन प्रॉब्लम। सपोज ये मुनाल को चोरी करने की इच्छा हो जाए कि जीएस पेपर 4 में सब है वो फर्जी बातें, ऐसा ही सब कुछ है। एंड सपोज इफ आई स्टील अ ब्लैंक चेक फ्रॉम रोमन ऑफिस और मैं उसमें नकली उसकी सिग्नेचर भी बना दूं और मैं डिपॉजिट कर दूं, तो पैसा गबन नहीं हो जाएगा? या फिर मान लीजिए कि वो मुझे 5000 रुपये का चेक लिख के दे, लेकिन मैं उसमें ये सब जो मैजिकल इरेजर और ऐसी सब केमिकल कुछ करूं और मैं 50,000 लिख दूं, सो देन देयर इज अ डेंजर। सो हाउ कैन रोमन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ? इसका सॉल्यूशन है पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। ये आरबीआई ने 2021 से इंप्लीमेंट करना चालू किया कि सपोज 5 लाख या उससे ज्यादा का चेक हो तो एक नई सिस्टम होगी। सो देयरफॉर वी हैव टू स्टडी। हाँ, तो ये नया सिस्टम क्या है? स्टेप वन, रोमन मुझे चेक भेजेगा सपोज 5000 रुपये का, लेकिन चेक भेजने से पहले वो खुद उसका फोटो खींच लेगा, उसके मोबाइल में एक्सिस बैंक का जो भी ऐप हो उससे वो फोटो खींच लेगा और वो फोटो एक्सिस बैंक को भेज देगा। वो फोटो भेजेगा, उसमें क्या लिखा, ओके मुनाल नाम का एक आदमी है जिसको मैंने 5000 रुपये का चेक लिख के दिया है। सो नाउ बैंकर ऑलरेडी नोज इन एडवांस कि ऐसा हो चुका है। सो बैंकर नोज कि 5000 का चेक। नाउ आई रिसीव द चेक, रोमन गिव्स मी द पेपर चेक, और फिर मैं इसमें मैनिपुलेशन करूँ कि मैं सीधा 55 लाख रुपये डाल दूँ इसमें, कुछ ऐसा मैजिक इंक्रीज करके कुछ, एंड देन आई डिपॉजिट इट इन माई बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हाँ, तो एसबीआई तो कायदे से उसका भी फोटो खींच के भेज देगी, स्कैन इमेज एज पर द चेक ट्रांसलेशन सिस्टम बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो वो तो अपने हिसाब से चेक ट्रांसलेशन सिस्टम से जाएगा, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या आएगी, इमेज विल मिसमैच, क्योंकि रोमन ने ऑलरेडी फोटो सबमिट किया है विच इज सेइंग 5000 रुपये का चेक है। नाउ आई एम सबमिटिंग द फोटो विच इज सेइंग 55 लाख का चेक है, तो फिर अमाउंट विल बी रिजेक्टेड, एक्सिस बैंक विल नॉट रिलीज द अमाउंट एंड रोमन विल बी प्रोटेक्टेड। तो ये जो एक्स्ट्रा लेयर आ गया, पहले ही फोटो खींच के दे दो और बाद में क्रॉस चेक करो, उस चीज को कहा गया पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। सो पॉजिटिव पे मैकेनिज्म, हाउ इट वर्क्स इन रियल लाइफ नॉट इंपॉर्टेंट, हमको एक दो लाइन में पता है, अच्छा एक और फोटो खींच के देगा एंड क्रॉस चेक करे, दैट इज दैट। मुझे चेक देने से पहले रोमन उसका फोटो खींच लेगा, बैंक में जमा करेगा, सो दैट आफ्टरवर्ड्स व्हेन आई गिव द चेक और वो जब सीटीएस से जाए तो इमेज ए विल नॉट मैच इमेज बी, देन इट विल बी रिजेक्टेड, दैट इज द आइडिया। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म ऑब्जेक्टिव क्या है, एक लाइन में याद रखना है, प्रोटेक्ट द चेक सेंडर फ्रॉम फ्रॉड्स एंड मैनिपुलेशन एंड फॉर्जरी। तो ये सब दिया है भाई हैंडआउट में, वी हैव रीच्ड ऑलमोस्ट पेज 21। आपका काम क्या है, यू हैव टू जस्ट रीड एंड मेमोराइज दिस, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। इसके बाद के भी कुछ मुद्दे हैं वो भी पढ़ते हैं, बट विद अ फ्रेश माइंड। सो लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स।
30 more seconds. ऑलराइट, तो वी रीच अप टू पेज 21. कुछ वर्किंग प्रोफेशनल होंगे कि जो नहीं देख पाए होंगे, तो सैटरडे संडे, सैटरडे तभी खत्म हो गया, संडे का भरपूर इस्तेमाल करिए, जो भी बैकलॉग है सब कंप्लीट करिए, यही सब्जेक्ट का नहीं, बाकी जितने सब्जेक्ट में जो बैकलॉग चल रहे हैं. अभी बार्टर सिस्टम में लिमिटेशन थी, तो हमने पेपर मनी मेटल में नहीं बनाया, फिर पेपर मनी बना, फियाट मनी लीगल टेंडर हुआ, बैंक में डिपॉजिट किया, तो अब चेक बन गया. सो चेक इज नॉट अ मनी, चेक इज अ टूल, इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, बट देयर इज अ डेंजर. ये तो अस्वीकृत भी हो सकता है, इट कैन बी डिसऑनर्ड, इट मे गेट बाउंस्ड. अगर आपके बैंक खाते में पैसा नहीं है या सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है, तो वो सब उसमें प्रॉब्लम आ सकती है. दूसरी चीज होती है डिमांड ड्राफ्ट. डिमांड ड्राफ्ट ऐसा होता है कि जैसे आपने गिफ्ट कार्ड खरीदा और अपने फ्रेंड को दे दिया उसकी वेडिंग पे, उसके बर्थडे पे, और वो जाके उस गिफ्ट कार्ड की मदद से आगे उसे यूज करे. तो डिमांड ड्राफ्ट काम कैसे करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सेंडर है वो बैंक में पैसा डिपॉजिट करे और वो बताए कि मेरे ये फ्रेंड या मेरे ये कॉलेज के प्रिंसिपल या रजिस्ट्रार के नाम पर आप गिफ्ट कार्ड बनाइए, जिसको कहेंगे हम डिमांड ड्राफ्ट. फिर आप जाके सेंडर रेसिपिएंट, जैसे कि कॉलेज के वो अकाउंटेंट को वो डिमांड ड्राफ्ट देगा कि ये रहा पैसा, और कॉलेज का वो अकाउंटेंट जमा करेगा बैंक में और पैसा विड्रॉ हो पाए. तो वो जो चीज होती है वो डिमांड ड्राफ्ट है. नाउ इन डिमांड ड्राफ्ट द मनी इज ऑलरेडी डिपॉजिटेड, पहले से ही पैसा आपने जमा किया, लॉक करवाया, तभी तो उसने बनाया. यानी कि डिमांड ड्राफ्ट विल नॉट बी डिसऑनर्ड फॉर इनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि पहले से आपने पैसा दिया तभी तो वो बनाकर आपको दे रहा है. तीसरा होता है ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट मतलब आपके बैंक खाते में पैसा नहीं है, तो क्या आप नेगेटिव बैलेंस उठा सकते हैं? मान लीजिए मेरे खाते में 0 पैसा है, कैन आई विड्रॉ 10,000 रुपी? हाँ, अगर ऐसी फैसिलिटी हो तो, लेकिन ये एक टाइप का क्या हुआ, लोन हो गया, तो उसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट इज द फैसिलिटी टू विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक अकाउंट एज अ लोन व्हेन यू डू नॉट हैव सफिशिएंट बैलेंस. हालांकि वो फिर आपने बाद में पैसा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के रूप में वापस करना होगा. तो जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, जहां पर गरीबों के बैंक अकाउंट खोले जाते हैं, जिसके बारे में पिलर 1D फाइनेंशियल इंक्लूजन में देखेंगे, उधर ऐसा होता है 10,000 रुपी तक का वो पैसा उठा सकता है, इवन इफ ही हैज 0 बैलेंस, सो विच इज वन टाइप ऑफ लोन. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडिशनल लोन एंड ओवरड्राफ्ट? अपनी एग्जाम के लिए काम का नहीं, सो वी नीड नॉट वेस्ट टाइम. जो लोन होती है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, कार लोन, होम लोन, ऑटोमोबाइल लोन, और वो 3 साल 5 साल लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है. जबकि ओवरड्राफ्ट उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, वो आपको जरूरत है, आपने पैसा उठाया, नाउ यू मे यूज इट फॉर व्हाटएवर पर्पस, दैट इज नॉट यू आर मेंशनिंग टू द बैंक. और वो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है, मे बी 6 मंथ, 1 ईयर ऐसा. लेकिन वो सब हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, हमको एक एक लाइन में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम, तो फिर आप और उसमें दिमाग खर्च करें. अदरवाइज फॉर आवर एग्जाम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमांड ड्राफ्ट एंड लोन एंड ओवरड्राफ्ट, नॉट इंपॉर्टेंट. तो हम लोग देख रहे थे बैंक मनी. अभी बैंक मनी में आगे देखते हैं, चेक ट्रंकेशन सिस्टम देख लिया, कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या है. सपोज आप एक बैंक ब्रांच में गए और आपने अपने सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपये डिपॉजिट किए. तो जब आपने पैसा डिपॉजिट किया, तो ये मैडम सब कंप्यूटर पे कमांड देती है और आपके बैंक अकाउंट में वो सब चीज़ को ऐड करती है. नाउ यू कम बैक होम और आप मोबाइल ऐप, एसबीआई की मोबाइल ऐप में लॉग इन करो, योनो ऐप या जो उसका नाम है, देन इट विल शो दैट योर बैंक अकाउंट हैज 10,000 रुपी बैलेंस. आप वो ऑनलाइन एसबीआई की वेबसाइट पे जाओ, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालो, इट विल शो यू दैट यू हैव 10,000 रुपी अकाउंट. तो इनको कैसे पता चला? मतलब आपने पैसा दिया 10,000, ओके, देन दिस मिसेस ए हु इज द कैशियर, शी नोज, बट हाउ डिड दिस मोबाइल ऐप नो, हाउ डिड दिस कंप्यूटर ब्राउजर नो? वो इसलिए पता चल गया सबको क्योंकि ऑनलाइन कनेक्टेड है. तो ये जो प्लेटफॉर्म है, सॉफ्टवेयर है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन या कोर बैंकिंग सिस्टम, सीबीएस. उसकी मदद से ऑनलाइन बैंकिंग काम करता है. हाँ, तो ई बैंकिंग काम कैसे करता है? यूजिंग दिस कोर बैंकिंग सोल्यूशन या सिस्टम. ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो वेब प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड होता है, जैसे वो आउटलुक सॉफ्टवेयर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, या वेब व्हाट्सएप का डेस्कटॉप वर्जन इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है. ऐसा अलग अलग सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, बान सीएस, फिनेकल, वो सब नाम हमको याद नहीं रखने, वो यूपीएससी के काम के लिए. बेसिकली दे हेल्प इन दिस डिजिटल बैंकिंग, डेटा मैनेजमेंट, डेटा सिंक्रोनाइजेशन. तो हर छोटी चीज के लिए आपने बार बार ब्रांच की विजिट नहीं लेनी पड़े. हाउ मच मनी डू आई हैव इन माय बैंक अकाउंट, मुझे ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, मैं घर बैठे मोबाइल ऐप से चेक कर सकता हूँ हाउ मच मनी आई हैव इन माय बैंक अकाउंट. हाँ, तो ये हो गया कोर बैंकिंग सोल्यूशन. अभी आप समझिए कि आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक में, एक्सिस बैंक में, कहीं पर है, और उन सब बैंकर्स का अपना अपना अलग अलग सीबीएस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होगा. हम लोग आगे पढ़ेंगे कि आरबीआई इज बैंकर्स बैंक. मतलब ऑर्डिनरी पब्लिक का बैंकर कौन? तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो ये सभी बैंकर्स, उनके ऊपर बैंकर कौन? तो जवाब है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. दैट मींस एसबीआई को अगर लोन में पैसा चाहिए तो किसके पास जाए? आरबीआई के. वो रेपो रेट और एमएसएफ वगैरह बोल के उसको लोन देगा. तो यानी कि ये महाशय का भी अपना सीबीएस सिस्टम होना चाहिए. इफ आरबीआई इज बैंकर्स बैंक, उसका मतलब सब बैंकरों ने रिजर्व बैंक में बैंक अकाउंट खोले होंगे, तो रिजर्व बैंक के पास भी अपना ये कोर बैंकिंग सोल्यूशन सिस्टम होना चाहिए. है क्या? यस. उस चीज को कहा जाता है ई कुबेर. आरबीआई बैंकर्स बैंक, सभी बैंकरों ने वहां पर बैंक अकाउंट खोले, जिसको कहा जाता है करंट अकाउंट. करंट अकाउंट क्या है, सेविंग अकाउंट क्या है, हम लोग वो पढ़ेंगे पिलर 1 and 2 मॉनेटरी पॉलिसी, जो नेक्स्ट वीक पढ़ने वाले. अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड दैट ऑल बैंकर्स आर हैविंग अ बैंक अकाउंट इन रिजर्व बैंक. तो उनका सब ऑनलाइन मैनेजमेंट करने के लिए ई कुबेर नाम का प्लेटफॉर्म है. उससे वो रेपो लोन, एमएसएफ लोन, ओपन मार्केट ऑपरेशन, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये सब काम देखता है. ये चीजें क्या है हम लोग पढ़ेंगे पिलर 1 and 2 मॉनेटरी पॉलिसी में. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पढ़ेंगे पिलर 1C शेयर मार्केट के साथ.
हम लोग आगे ये भी पढ़ेंगे कि आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकर भी है। दैट मीन्स इफ गवर्नमेंट हैज टू बोरो मनी इट विल गो एंड टेक हेल्प ऑफ रिजर्व बैंक। तो उसके लिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, ऐसी सब चीजें इशू करके पैसा इन्वेस्टर से निकालता है। वो मामला क्या है, पिलर 1 और 2 मॉनेटरी पॉलिसी में हम देखेंगे। फिर आरबीआई एक्सचेंज रेट को भी कंट्रोल करता है। मतलब ये $1 इक्वल 75 रुपी या $1 इक्वल 70 रुपी, ये सब जो कामकाज है वो भी आरबीआई देखता है। उसके लिए उसने गोल्ड रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, कुछ उसके पास सोना होना चाहिए, कुछ डॉलर होना चाहिए। तो ये सारे जो अलग अलग छोटे छोटे काम है, ये सबको इंटीग्रेटेड तरीके से ऑनलाइन कर सके, इसलिए एक नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ऐसा आरबीआई ने प्रपोज किया। उस नए सॉफ्टवेयर का नाम होगा नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन। नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन। अब ये नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन क्या वो ई कुबेर को रिप्लेस करेगा या फिर कि वो ई कुबेर का कंपोनेंट होगा? कौन सी कंपनी डेवलप कर रही है भाई, मेरे को कुछ नहीं पता। जैसे गब्बर को नहीं पता था कि 6 में से कौन से 3 चैम्बर में गोली है, मेरे को कुछ नहीं पता। आरबीआई हैज नॉट एक्सप्लेन इट, और वो उसने खुद एक्सप्लेन नहीं किया तो मैं गूगल सर्च करने बैठता नहीं। जब आएगा तो देखेंगे। सो सेल्फ स्टडी इज नेवर रिक्वायर्ड। वो डेवलपमेंट होने दो, सबको बोलने दो, देन वी विल सी, डी नॉट वेस्ट टाइम। हाँ, तो हमने चेक ट्रंकेशन सिस्टम देखा, कोर बैंकिंग सोल्यूशन सिस्टम देखा। आगे का मुद्दा है नेफ्ट, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस। पेमेंट सिस्टम, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करना है, उसमें स्मॉल वैल्यू का ट्रांसफर करना है कि 1 रुपया देना है, 2 रुपया देना है, 10 लाख रुपये देना है, तो उसके लिए नेफ्ट सिस्टम है। बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करने, किसी का एक बार में 2000 करोड़ रुपये मुकेश अंबानी ने रिलायंस कंपनी से सऊदी अरब की कंपनी को ट्रांसफर करना है टू इंपोर्ट सम क्रूड ऑयल बैरल्स, तो उसके लिए आरटीजीएस सिस्टम है फॉर लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन। सेपरेटली एनपीसीआई नाम की संस्था का एक आईएमपीएस सिस्टम है, वो भी स्मॉल वैल्यू की इंस्टेंट ट्रांसफर, 5 लाख रुपए तक का कुछ पैसा भेजना हो तो उसके लिए। सो दीज आर सम पेमेंट सिस्टम्स। उसमें आरबीआई खुद चलाता है 2, कौन कौन से, नेफ्ट और आरटीजीएस। पहले वो देखते हैं और फिर हम देखते हैं ये आईएमपीएस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नेफ्ट? सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कोई कस्टमर है हु वांट्स टू ट्रांसफर मनी टू अ कस्टमर हु इज इन एक्सिस बैंक। उसने कुछ मकान खरीदा है, कुछ गोल्ड खरीदा है और 5 लाख रुपए भेजने, तो एसबीआई के बैंक अकाउंट से एक्सिस के बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपीज किसी को भेजने। ऐसा एक दूसरा कस्टमर है, उसको भी 5 लाख रुपीज भेजने, यानी कि सपोज इन द मॉर्निंग 8 AM टू 8:30 AM 30 मिनट में 10 लाख रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक्सिस बैंक में सेंड कर दें। ड्यूरिंग द सेम टाइम सुबह 8 से 8:30 में सपोज एक्सिस का एक कस्टमर है जिसने 5 लाख रुपीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करना है, दूसरा कस्टमर है जिसने 3 लाख रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर करना है। तो मतलब एक्सिस ने एसबीआई को कितना रुपया भेजना है, 5 + 3 8 लाख रुपीज भेजना है, और स्टेट बैंक वालों ने इधर कितना भेजना है, 10। तो अभी इमेजिन अगर सुबह 8 से 8:30 में एसबीआई सेंडिंग अ ट्रक वर्थ 10 लाख रुपी, एक्सिस बैंक सेंडिंग ट्रक वर्थ 8 लाख रुपी, तो इसमें डेंजर क्या है? एक तो वो स्लो एंड इनएफिशिएंट सिस्टम होगा, और उसमें वो हॉलीवुड स्टाइल सब फास्ट एंड फ्यूरियस और ऐसा सब रॉबरी हो जाए, उसका भी डर लगता है। देन व्हाट टू डू? ये करेंगे कि एवरी 30 मिनट्स एसबीआई और एक्सिस दोनों के तो आरबीआई और उसके ई कुबेर प्लेटफॉर्म में, कोर बैंकिंग सोल्यूशन सिस्टम में बैंक अकाउंट है, तो डिजिटली आपस में सेटल कर लेते हैं ना। बिकॉज अल्टीमेटली एसबीआई ने एक्सिस को 10 लाख रुपए देने और एक्सिस ने एसबीआई को 8 लाख रुपए देने। तो मतलब बात तो ऐसी है कि एसबीआई 2 लाख रुपीज को दे दे और ये भाई साहब कुछ नहीं करे, प्लस 2 लाख रुपए उसके पास आ गए, तो खेल खत्म। बिकॉज वन पार्टी गिविंग 10 लाख एंड दिस पार्टी गिविंग 8 लाख, वो ऐसी बात है कि अल्टीमेटली इनको प्लस 2 लाख रुपए देने हैं, एसबीआई शुड गिव प्लस 2 लाख रुपीज, तो खेल खत्म, वो आपस में सेटल कर लें। तो ऐसा जो काम किया जाए उसे हम कहते हैं नेफ्ट। नेफ्ट की डेफिनेशन है लंबी चौड़ी, इट इज अ सेटलमेंट सिस्टम वेयर अ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर अक्यूमुलेटेड, जैसे ये 5 + 5 10 लाख रुपीज, एंड दे आर ऑफसेट अगेंस्ट ईच अदर, कि इस साइड पर 10 था, इस साइड पर 8 था, यानी कि इनको बस 2 लाख रुपए दे दो और पूरा ट्रांजैक्शन सेटल हो गया। दिस इज डन इन अ गिवन सेटलमेंट साइकिल, कितनी 30 मिनट्स पे चलती हो, तो ये चीज को कहा जाता है नेफ्ट। अब समझिए, आप पैसा भेजते हैं तो बैंक की वेबसाइट पर आपको तो इंस्टेंट मैसेज आ जाएगा कि मनी हैज बीन ट्रांसफर्ड, लेकिन जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव साइकिल चलता है सर्वर पे, वो असल में 30 मिनट पर सेटलमेंट होते हैं, वो हमको दिखते नहीं है, वो पीछे चलते हैं। सो एवरी 30 मिनट इट गोज। ना वंस अपॉन अ टाइम ये जो नेफ्ट था वो फ्री नहीं था, इस पर फीस लगती थी। फीस ऐसे लगती थी कि सपोज यू वांट टू ट्रांसफर 10,000 रुपी, तो उस पर बैंकर कहेगा 2.5 रुपए 2.50 रुपी फीस लगेगी, और वो जो फीस है उसके ऊपर जीएसटी भी लगता था ऑन दैट 2.50 रुपी फीस, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती थी दिस इज वन टाइप ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, और अगर ये सर्विस है तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नाम का टैक्स लगेगा। तो फिर क्या होगा, या पूरी रकम डिपोजिटर इधर जमा करे, उसमें से 10,000 रुपी नेफ्ट से जाए दूसरे बैंक में, और ये जो फी थी उसका कुछ पैसा आरबीआई लेगी, क्योंकि आरबीआई ये सिस्टम चला रहा है, और जो जीएसटी था वो सारा पैसा गवर्नमेंट ले लेती थी। तो ऐसा ये पहले चलता था। बट नाउ 2019 से आरबीआई ने बोला कि फीस विल बी जीरो, तो फी अब है ही नहीं, तो जीएसटी कितना, वो भी जीरो, क्योंकि आप समझिए 18% ऑफ 0 रुपी फीस क्या होगा, जीरो। तो जीरो फीस पर जितना भी जीएसटी लगाओ जीरो ही होगा। ऐसा क्यों किया गया हो? सो दैट पीपल यूज दिस डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स, कैश को कम यूज करें, डिजिटल ज्यादा यूज करें। सो दैट इज द आइडिया ऑफ नेफ्ट। पहले ये वीकडेज पे चलता था, मतलब सोम मंगल बुध गुरु, इट वाज नॉट अवेलेबल सपोज इन द आफ्टरनून ऑफ सैटरडे एंड फॉर द संडे, लेकिन अब से ये 24/7 अवेलेबल है। हालांकि 30 मिनट पर सेटलमेंट होता है, लेकिन रविवार सब छुट्टी में चलते थे, और मैक्सिमम इसमें 10 लाख रुपये एक बार में ट्रांसफर हम कर सकते हैं, फीस इस पर कोई लगती नहीं। सो दैट इज नेफ्ट। नाउ ऑन द अदर एंड देयर इज आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट
वो ऐसा है, मुकेश अंबानी वांट्स टू ट्रांसफर 500 करोड़ रुपीज, चुटकी बजा के भेजना है उसको, 30 मिनट का कोई वेट नहीं करना है। तो ऐसे बड़े ट्रांजेक्शन के लिए आरटीजीएस सिस्टम है। उसमें कुछ शर्त होती है कि मिनिमम 2 लाख रुपीज से लेके मैक्सिमम 2000 करोड़ रुपीज आप ट्रांसफर कर सकते हो। उस पर कितनी फी लगेगी, तो जब पहले लगती थी, बट नाउ देयर इज नो फीस बिकॉज आरबीआई सेड नो फीस। ये भी 24/7 चलता है। सो दैट इज आरटीजीएस। सो आरटीजीएस इज इंस्टेंटली सेटल। वो ऐसा राह नहीं देखेगा 30 मिनट सवारी आने दो, ऐसा बैच सेटलमेंट नहीं है। आरटीजीएस इज मेंट फॉर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन, लार्ज स्केल ट्रांजेक्शन, कॉर्पोरेट कस्टमर्स, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक, उनके लिए है। जबकि नेफ्ट किसके लिए है? इट इज फॉर रिटेल या मिड वैल्यू या स्मॉल वैल्यू ट्रांजेक्शंस। अभी कुछ लोगों को ये प्रश्न होगा कि नेफ्ट और आरटीजीएस सेपरेट क्यों है, आरबीआई दोनों को मर्ज क्यों नहीं कर देती है कि कंबाइन कर दे कुछ। भाई उसके लिए आरबीआई के कुछ टेक्निकल या ऑपरेशनल कारण होंगे। उसने कभी प्रेस स्टेटमेंट में बोला नहीं कि सेपरेट क्यों है, तो मैंने खुद से गूगल सर्च किया नहीं कि सेपरेट क्यों है। इफ यू फील पैशनेट, ये वाली लिंक पे उसको आप भेज दो सजेशन, जब तक होता नहीं तो जो पढ़ा वो तैयार करो। मित्रों, द इकोनॉमी इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। अपने को पता होना चाहिए, ओके कोई ढिंडोरा पीट के बताए तो करना है, अदरवाइज नहीं करना है। इफ समवन इज बीटिंग अ ड्रम कंटिन्यूअसली एंड इट इज मेकिंग हेडलाइंस, देन वी प्रिपेयर। इफ दे हैव नॉट बॉदर्ड टू बीट द ड्रम, वी आर नॉट गोइंग टू सर्च व्हाई दे हैव नॉट बीट द ड्रम। वो मुद्दा है ही नहीं। तो हमने देख लिया आरबीआई और उसके दो सिस्टम, नेफ्ट एंड आरटीजीएस, जिसको हम कहेंगे आरबीआई के सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम, सीपीएस है, याद रखना, नेफ्ट एंड आरटीजीएस। नाउ सेपरेटली नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, उसकी एक सिस्टम है जिसका नाम है आईएमपीएस। आईएमपीएस इज फॉर स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शंस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये भी 24/7 चलता है। 1 रुपए से लेके मैक्सिमम 5 लाख रुपीज तक आप ट्रांसफर कर सकते हैं। इस पर फीस कितनी लगती है? वैसे 5 to 15 रुपी फी लगती है, लेकिन बैंक वाले फ्री में ही ट्रांसफर करने देते हैं अप टू सर्टेन लिमिट्स। वो अलग अलग बैंक के अंदर डिपेंड करता है, हम वो पूरा जनरल नॉलेज तैयार नहीं करने बैठेंगे। प्रेटी मच इट इज ऑल्सो फ्री इन मोस्ट केसेस। बहुत बड़ी रकम हो तो शायद वो कुछ फीस लेते हैं। अब ये जो एनपीसीआई का आईएमपीएस सिस्टम है, उसमें पहले पर डे हाउ मच मनी कुड यू ट्रांसफर, तो पहले एक दिन में आप अपने खाते से मैक्सिमम 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर सकते थे, जो बड़ा क्या आरबीआई ने बोला पर डे आप अप टू 5 लाख रुपीज ट्रांसफर कर सकते हो। दूसरा, हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे कि मोबाइल ऐप्स बनाए जाते हैं यूजिंग आईएमपीएस एंड यूपीआई टेक्नोलॉजी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। वो क्या है अभी आगे हम देखेंगे। अब उसकी मदद से आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी हो तो ऐसे मोबाइल ऐप से आप खरीद सको। उसके लिए रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, जो हम आगे पिलर 1 या 2 में पढ़ेंगे। हाँ, इट इज अलाउड। फिर आपकी इच्छा हो कि मुझे तो ऑनलाइन शेयर्स खरीदने हैं, और वो भी इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ, जैसे एलआईसी का आईपीओ है, उसमें मुझे खरीदना है। वो मुद्दा क्या पिलर 1 सी में देखेंगे। तो ये सब भी काम हो सकते थे ऐसे ऐप और उसके ये आईएमपीएस पेमेंट सिस्टम से, बट उसमें मैक्सिमम लिमिट थी 2 लाख रुपी पर ट्रांजेक्शन, उसको भी बढ़ा के कर दिया 5 लाख रुपी पर ट्रांजेक्शन। हाँ, तो पेमेंट सिस्टम उसमें आरबीआई का नेफ्ट जो 30 मिनट्स पे चले, आरटीजीएस जो इंस्टेंट चुटकी बजा के चले, आईएमपीएस वो भी क्या इंस्टेंट चुटकी बजा के चले। इट इज नॉट वेटिंग फॉर 30 मिनट के सेटलमेंट्स। नाउ हु कैन गिव दिस सर्विसेज? तो सर्विसेज में बात ऐसी थी कि आईएमपीएस तो बैंक वाले दे सकते थे, यस। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे फोन पे, अमेजॉन पे, वो वाले भी इफ दे वांट दे कैन प्रोवाइड दिस सर्विस। लेकिन जहां तक नेफ्ट और आरटीजीएस की बात है, बैंक वाले दे सकते हैं, यस। सो यू कैन डू इट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, बट कैन यू डू इट फ्रॉम योर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट? जैसे अमेजॉन पे नाम का एक सर्विस है, उसमें आप पैसा ट्रांसफर करो और फिर उससे आप शॉपिंग करो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरो, स्विगी जोमेटो से खाना मंगवाया उसका फूड ऑर्डर का पेमेंट करो, दैट इज अलाउड। बट कैन यू डू नेफ्ट एंड आरटीजीएस ट्रांजेक्शन फ्रॉम अमेजॉन पे? तो अभी तो ये नहीं हुआ। फिर आरबीआई ने बोला 2021 में कि हम अलाउ करेंगे, ऑल्दो इट इज नॉट स्टिल डन इन रियलिटी, बट दे विल ग्रेजुअली अलाउ दिस। तो फ्यूचर में ऐसा भी होगा कि जो नॉन बैंक है उधर से भी आप नेफ्ट आरटीजीएस वाला मजे ले सको, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेंबरशिप टू नेफ्ट एंड आरटीजीएस फैसिलिटी। वो डायरेक्ट मेंबरशिप किसकी लेनी होगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेनी होगी। किसने लेनी होगी? अमेजॉन पे वाले ने। देन इट विल बी डन। अब ये जो आईएमपीएस है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, वो काम कैसे करती है, और उसमें एक बात आती है कुछ इंटर ऑपरेबिलिटी, वो क्या है समझते हैं। सपोज एक कस्टमर है जिसने ये सेलर से कुछ ड्रेस मटेरियल या कुछ ज्वेलरी खरीदी, तो उस कस्टमर का बैंक अकाउंट एसबीआई में है, तो वहां पर जो कोर बैंकिंग सोल्यूशन सिस्टम होगा उसमें वो कनेक्ट होकर तो वेब पोर्टल से एक्सेस करे, मोबाइल ऐप से जैसे भीम, एसबीआई पे, योनो, या आपके पास बेसिक फोन है, मतलब स्मार्टफोन नहीं, देसी नोकिया का पुराना फोन, तो उसमें यूएसएसडी होता है, मतलब *99 मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर, ऐसा सब बोल के भी पैसा ट्रांसफर हो सके। जस्ट सो यू कैन गिव दिस टाइप ऑफ कमांड्स इन आईएमपीएस। तो आप कमांड देंगे कि पैसा भेजो 10,000, वो कमांड कहाँ जाएगा? दैट कमांड विल नॉट गो टू आरबीआई। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट नेफ्ट और आरटीजीएस, दिस इज आईएमपीएस। तो आईएमपीएस के कमांड जाएंगे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई। उधर से वो कमांड जाएगा रेसिपिएंट की एक्सिस बैंक में कि ट्रांसफर 10,000 रुपये इन हिज अकाउंट, और उसका ये जो भी कोर बैंकिंग सोल्यूशन सिस्टम के साथ कनेक्ट होगा और उसको दिखा देगा कि आपका पैसा ट्रांसफर हुआ। तो इस तरह से ये आईएमपीएस सिस्टम काम करता है। ये वाली चीज मोबाइल ऐप से भी काम करती है। सपोज आपने फोन पे नाम का एक मोबाइल ऐप इंस्टॉल किया है और फिर आप उसमें पैसा लोड करेंगे यूजिंग सम बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी, तो फिर आप उसको 10,000 रुपये देंगे और वो वाला पैसा फिर फोन पे के पास जाएगा। तो फोन पे क्या है? इट इज अ कंपनी ऑफ फ्लिपकार्ट, और फिर फ्लिपकार्ट का कुछ बैंक अकाउंट होगा, मान लीजिए आईसीआईसीआई में, हाँ, तो वो 10,000 इधर जाएंगे। फिर कमांड आपने जो दिया है कि ट्रांसफर द मनी, हाँ, तो वो एनपीसीआई में कमांड जाएगा बिकॉज दिस इज आईएमपीएस। उधर से कमांड जाएगा ये सेलर के बैंक अकाउंट में, और फिर उसका एक्सिस बैंक में अकाउंट हो तो उधर पैसा ट्रांसफर हो, ऐसी ये सिस्टम। सो दिस इज हाउ आईएमपीएस विल वर्क विथ मोबाइल एप्स, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एप्स वगैरह।
अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? द प्रॉब्लम इज नोन एज इंटरऑपरेबिलिटी। ये जो एप्पल वॉच है, कैन यू कनेक्ट एप्पल स्मार्ट वॉच विथ अ मोबाइल डिवाइस? जवाब है यस, बट इफ ओनली इट इज आईफोन तो कनेक्ट करेगा। कैन यू कनेक्ट इट विथ सैमसंग डिवाइस? तो जवाब है नहीं, कनेक्ट करेगा। एप्पल वॉच डज नॉट कनेक्ट विथ एंड्रॉइड डिवाइस। इसका मतलब क्या? एप्पल वॉच में इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है, यानी वो तकनीकी रूप से अलग अलग प्लेटफॉर्म है, उसमें काम नहीं कर सकती। इट डज नॉट वर्क इन सम डिफरेंट प्लेटफॉर्म विच आर नॉट क्रिएटेड बाय एप्पल कंपनी। दूसरा एग्जांपल, आपके पास टाटा स्काई का वो टेलीविजन चैनल का सेट टॉप बॉक्स है और आपके पास उसका रिमोट है। सो कैन यू ऑपरेट दिस सेट टॉप बॉक्स ऑफ टाटा स्काई यूजिंग टाटा स्काई रिमोट? यस। लेकिन ये वाले रिमोट से आप कमांड दो, पावर ऑन पावर ऑफ, चैनल चेंज करो, तो क्या वो डिश टीवी का सेट टॉप बॉक्स में काम करेगा? नॉट नेसेसरी, वो कमांड रिजेक्ट कर देगा या रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो ये भी क्या हुआ? देयर इज नो इंटरऑपरेबिलिटी। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है, इसलिए ये रिमोट दोनों जगह इस पे काम करे तो इस पे काम नहीं करे। उसी तरह ये जो हमने देखा कि ये फोन पे से आपने पैसा भेजा, अब फोन पे से पैसा भेजा और सामने फोन पे वाला अकाउंट को पैसा चला जाए, यस। बट सपोज इफ यू गिव कमांड कि ये फोन पे की मदद से मुझे अमेजॉन पे में पैसा ट्रांसफर करना है, विल इट वर्क? नॉट नेसेसरी। या फोन पे, पेटीएम वगैरह में अलग अलग जो चीजें यूज करेंगे आपको कैशबैक पॉइंट्स मिलेंगे, तो क्या वो आप कैशबैक पॉइंट्स अमेजॉन पे में ट्रांसफर कर पाएंगे? या वाइस वर्सा इज करेक्ट कि अमेजॉन पे में आपको जो पैसा मिला आप फोन पे में ट्रांसफर कर सको? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज अ प्रॉब्लम दैट दे आर नॉट अलाउइंग इंटरऑपरेबिलिटी। सीमलेसली आपका पैसा इधर से उधर ट्रांसफर करना मुश्किल है। क्या आप ये वाले सब ऐप की मदद से इनकम टैक्स या जीएसटी भर सकते हो? सरकारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के बिल भर सकते हो? एलआईसी का इंश्योरेंस प्रीमियम भर सकते हो? जवाब है नॉट नेसेसरी। सम टाइम इट मे वर्क, सम ऑफ द वेबसाइट में नॉट अलाउड। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, सब लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम कहते हैं मोबाइल वॉलेट का इंटरऑपरेबिलिटी प्रॉब्लम। एंड एज अ रिजल्ट दिस इज नॉट हेल्पिंग इन डिजिटल इकोनॉमी। क्योंकि आपके पास पैसा है, क्या सो इसमें मैं डालूं फिर ये यूज करेगा नहीं करेगा तो जमेगा नहीं। बेटर कि मैं बैंक में ही पैसा रखूं या मैं कि कैश से सारा ट्रांजेक्शन करूं। तो मतलब आरबीआई ने कुछ डिसीजन लेने होंगे। आरबीआई ने इन सब ऐप वालों को बोला कि आप धीरे धीरे ऐसी सिस्टम बनाओ कि फोन पे से फोन पे में पैसा ट्रांसफर हो, अमेजॉन में भी, पेटीएम में भी, सब जगह ट्रांसफर हो। तो जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे सीमलेस इंटरऑपरेबिलिटी इज अलाउड। ऐसा तुरंत चुटकी बजा के नहीं करना है, धीरे धीरे करना है ना, फेज मैनर, कि पहले 10 रुपए तक का ट्रांजेक्शन अलाउ करे फिर 100 रुपए का, ऐसा धीरे धीरे वो करेंगे। आरबीआई बोल सकता है ऐसा? यस। आरबीआई हैज सच रेगुलेटरी पावर्स अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। अब वो कब से लागू होगा, क्या क्वांटिटी में, वो सारा हमको काम का नहीं, सफिशिएंट टू नो कि आरबीआई इज ट्राइंग टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। हाउ एग्जैक्टली नॉट इंपॉर्टेंट। तो हमने ये सब आरटीजीएस आईएमपीएस सब समझा। आगे का मुद्दा है एनपीसीआई यूपीआई बीम, ये क्या? थोड़ा पढ़ते हैं फिर ब्रेक लेते हैं। मित्रों पिलर 1C2 में हम लोग पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट, और उसमें कंपनियों के अलग अलग प्रकार। जैसे एक हो सकता है 1 पर्सन कंपनी, एक आदमी बनाए। फिर हो सकता है प्राइवेट लिमिटेड जो 2 से लेकर 200 आदमी बनाए। फिर हो सकता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो 7 से लेकर मे भी 25,000 आदमी बनाए। वो डिपेंड करता है कितने लोगों को आपने शेयर होल्डर बनाया है। वो सब चीजें अभी मैंने हैंडआउट में नहीं दी है। आई हैव नॉट गिवन देम इन हैंडआउट, क्योंकि वो हमको वापस पढ़ना है पिलर 1C सेबी शेयर मार्केट कंपनी एक्ट में। तो अभी उन सबको भूल जाओ। अभी हमको सिर्फ इतना समझना है कि कंपनी एक्ट में देयर इज वन टाइप ऑफ कंपनी विच इज नोन एज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, मुनाफा रहित कंपनी। मतलब वो प्रॉफिट कमाएंगे लेकिन प्रॉफिट को वापस ही कंपनी में री इन्वेस्ट कर देंगे। वो कंपनी के फाउंडर्स को या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में पैसा नहीं देंगे, प्रॉफिट शेयर नहीं करेंगे, वो वापस जितना प्रॉफिट आया वापस री इन्वेस्ट करते रहेंगे अपने बिजनेस के एक्सपांशन में। ऐसे होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। 2 बड़े एग्जांपल याद रखने। एक है जीएसटीएन नेटवर्क, ये जो जीएसटी टैक्स सब मर्चेंट्स ने, व्यापारियों ने ऑनलाइन भरना होता है, उसका ऑनलाइन वेबसाइट है, उसको मैनेज करने की कंपनी है, सेकंड पिलर में हम देखेंगे। और दूसरा नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म याद रखना है। तो ये भी ऐसी एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। बस नॉट फॉर प्रॉफिट क्यों है? ऐसा करने से उनको सब टैक्सेशन में कुछ फायदे मिले, उनको लीगल कंप्लायंस में कुछ सुविधा रहे, कि बाकी कंपनियों को बोला एवरी 1 मंथ यू हैव टू सबमिट द बैलेंस शीट और समथिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इनको बोले तुम मान लो कि 6 महीने तक के बाद तुम बैलेंस शीट का डेटा सरकार को दिखाना। वो सब असल में कैसे होता है हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, वी आर नॉट हियर फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जाम। अभी के लिए बस याद रखना है कि एनपीसीआई इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। ये 2008 में बना था। एसबीआई, एक्सिस, कैनरा बैंक वगैरह अलग अलग बैंकों ने थोड़ा थोड़ा पैसा देकर शेयर होल्डिंग से इसको बनाया था। बाद में अमेजॉन पे, फोन पे, पेटीएम, ये सब लोगों ने भी पैसा डाल के वो भी इसके शेयर होल्डर्स बन गए। तो इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, जिसको सेक्शन 8 कंपनी या ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन अपने लिए काम करें। उसका पास कितना 100 करोड़ कैपिटल है, कुछ काम का नहीं, सफिशिएंट टू नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो याद रखना है, कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट सोल्यूशन फॉर बैंक्स। वो ऐसा, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये किसने बनाया? अनअकैडमी ने। अब ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मान लीजिए उसको 10 करोड़ लगा, तो ऐसा तो बायजूस भी बना रहा होगा। तो बायजूस ने अपनी वेबसाइट बनाई, उसका उसको 10 करोड़ लगा। तो एवरीवन इज रनिंग सेपरेट टाइप ऑफ, दे आर स्पेंडिंग मनी टू डेवलप देयर एप्स, वेबसाइट्स। उसकी जगह एक कॉमन पार्टी हो जो सबके लिए ये कर दे, तो क्या होगा? सबका पैसा बच जाएगा। तो दैट इज द आइडिया कि ये एनपीसीआई वाले सब टेक्नोलॉजी बनाएंगे जो हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इंडिविजुअल बैंक वो सस्ते में टेक्नोलॉजी बन जाए और उसकी मदद से वो गांव गांव तक ये सब ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट वो सब कर सके, सो दैट इट विल हेल्प इन फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या? गांव गांव तक, गरीब गरीब तक ये सब बैंकिंग, फाइनेंस, लोन, पेंशन, इंश्योरेंस फैसिलिटी पहुंचे। सो इट विल हेल्प। अब ऐसी ये जो एनपीसीआई संस्था है उसने बहुत सारे अलग अलग मॉड्यूल्स बनाए हैं जो हम पढ़ते हैं, बट विद अ फ्रेश माइंड। सो लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन वी मूव फॉरवर्ड।
Right, so we learned what is this NPCI. Now, what are the notable innovations? चेक ट्रंकेशन सिस्टम वो हमने आगे देख लिया, कैसे चेक की स्कैन इमेज भेजी जा सकती है। फिर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम APS, वैसा कि गवर्नमेंट ने सब बेनिफिशियरी के बैंक खाते में एलपीजी सब्सिडी भेजनी हो, वो मुद्दा क्या है, एलपीजी पहल सब्सिडी, पीएम उज्ज्वला स्कीम पिलर 5 में देखेंगे। गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप भेजनी हो, मनरेगा वर्कर्स को पेमेंट भेजनी हो, वो सब पिलर 6 में देखेंगे। तो ऐसा जो काम करना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उनके आधार कार्ड नंबर के साथ लिंक किया हो, इट कैन हेल्प। उसके अलावा उन्होंने बनाया नेशनल फाइनेंशियल स्विच, वैसा कि वो सारे ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम मशीन को कनेक्ट करता है ताकि आप बैंक में से पैसा विड्रॉ कर सके एटीएम मशीन द्वारा। फिर उन्होंने बनाया BBPS, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं। असल में ये काम कैसे करता है कि जो फोन कंपनी, गैस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, उसको अलग अलग बाकी सब पेमेंट कंपनियों के साथ कनेक्ट कर दे। कि फॉर एग्जांपल आप अमेजॉन पे पे जाएं और आप अपना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नंबर लिखें, तो वो ऑटोमेटिकली बिल फैच कर लेगा कि आपको इस महीने का मान लीजिए आपका बिल है 600 रुपये, तो वो दिखा देगा, क्योंकि ये जो BBPS है उसने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और अमेजॉन के बीच कनेक्ट कर दिया, पेटीएम और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के बीच कनेक्ट कर दिया। सो इट वर्क्स इन दैट वे। फिर उन्होंने नया कुछ बनाया UPMS, यूनिफाइड प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट सिस्टम, फुल फॉर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट। वो ऐसा है कि आप मंथली स्टैंडिंग ऑर्डर दे सकते हैं कि हर महीने मेरा जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या गैस बिल हो, वो मेरे बैंक सेविंग अकाउंट से ऑटोमेटिकली काट लेना, तो उसे हम कहें UPMS सिस्टम। अब ये BBPS और UPMS में क्या फर्क है भाई, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक लाइन में सब याद रखना है कि अच्छा ये सब यूटिलिटी बिल पेमेंट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, गैस, दे आर एसोसिएटेड विद दैट एंड दिस NPCI ऑर्गेनाइजेशन हैज डिजाइन्ड इट। फिर उन्होंने बनाया नाच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, वो भी फुल फॉर्म नॉट इंपॉर्टेंट। अब समझिए आपको एक घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, भर सकते हो, हाँ एक बार क्लिक करो माउस बटन। बट सपोज आपने 5000 ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना हो, तो क्या 5000 बार माउस क्लिक करने बैठोगे? नहीं, मुकेश अंबानी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि सपोज इन द एंटायर इंडिया उसके जियो ऑफिस के 5000 ऑफिस हो और हर एक की जगह दो दो उसके एम्प्लॉय हो, 10,000 एम्प्लॉय हो, तो क्या हर एक का माउस क्लिक से वो मनी ट्रांसफर करेगा? नो, उसने बल्क मंथली पेमेंट करने होंगे, मतलब सिंगल कमांड, और ढेर सारे ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी बिल, ढेर सारे हजारों शेयर होल्डर्स के, रिलायंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल जाए, ढेर सारे उसकी जामनगर रिफाइनरी में 40,000 वर्कर से एक कमांड से उसका सैलरी पहुंच जाए, वगैरह वगैरह। सो लाइक दैट इट कैन हेल्प, दैट इज नाच, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। अब आप समझिए अगर एक एक बैंक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करे तो कितना सारा पैसा खर्च होगा ये सब सॉफ्टवेयर और कोडिंग करने में। तो NPCI विल डिजाइन इट एंड देन इट विल गिव टू ऑल द बैंक्स सो दे कैन बेनिफिट। तो हमने देखा ये NPCI, और अब उसमें छोटे छोटे इनोवेशन देखे। नाउ लेट अस लुक एट बिग इनोवेशंस लाइक UPI एंड BHIM। हाँ तो देखिए ये जो इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट है आपको ऐसी दिखती है, ये फोटो है, यहाँ पर एड्स चलते हैं ऐसा। फिर ये स्टार वॉर्स की वेबसाइट है, तो इधर भी ये सब फोटो हैं और ये सब इधर टेक्स्ट है और ये तारीख है और आर्टिकल लिखा है। तो ये ऐसा कैसे बना? ये जो वेबसाइट है जिसमें ऐसा टेक्स्ट, इमेज, फोटो, म्यूजिक ये सब होता है, वो वर्डप्रेस नाम का आपने सुना, वो ब्लॉग होगा, तो वो जो प्लेटफॉर्म है उसी की मदद से बना है ये। तो वर्डप्रेस क्या है? इट इज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS। आपको लगे इंडियन एक्सप्रेस ब्लॉग थोड़ी है, ये तो वेबसाइट है, वो बराबर, लेकिन वो वर्डप्रेस टेक्नोलॉजी पर ही बना है। वो उसका थीम, डिजाइन, लेआउट ऐसा है कि आपको लगे ये न्यूज़पेपर वेबसाइट है, बट इट इज जस्ट अ ब्लॉग। सो वर्डप्रेस ब्लॉग ही है ये। सिमिलरली स्टार वॉर्स का जो है वेबसाइट, इट इज दिस वर्डप्रेस ओनली। सो वर्डप्रेस क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, CMS। फुल फॉर्म हमको याद नहीं रहा, हमको ये समझना है। अच्छा ऐसी वेबसाइट में इंडियन एक्सप्रेस में डेली मान लीजिए 500 आर्टिकल चलते हैं। एवरी आर्टिकल, वन आर्टिकल मीन्स व्हाट? वन आर्टिकल मीन्स वन वेब पेज। तो इंडिविजुअल वेब पेज कैसे बनते हैं? आपने स्कूल में पढ़ा होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML लैंग्वेज से एक एक पेज बनाए जाते हैं, और ऐसे 500 5000 सारे पेजेस, उसमें सारे इमेजेस उसको इंटीग्रेट करके दिखाए, दैट इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और सिमिलरली जैसे वेब पेज कैसे बना? HTML से। तो मनी ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? IMPS टेक्नोलॉजी से, जो NPCI संस्था ने बनाया, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। लेकिन हमको एक यूजर इंटरफेस चाहिए, सामने कुछ थीम और कुछ दिखना चाहिए, जैसे इंडियन एक्सप्रेस का वेबसाइट दिखता है। तो सिमिलरली यू वांट टू डेवलप मोबाइल एप्स, कि ऐसा एक्सिस पे, SBI बड़ी, योनो, आपको दिखना चाहिए कि इधर मैं ऐसा बटन प्रेस करूँ और उसमें कमांड दूँ बैंक अकाउंट नंबर का, यस नो, OTP नंबर, एंड देन इट टू ट्रांसफर मनी। तो ऐसे जो ऐप डेवलप करने हैं उसके लिए उसका जो भी कोडिंग लिखना है, जो भी पहले से सिस्टम होनी चाहिए, उस चीज को कहते हैं हम UPI टेक्नोलॉजी। सो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस टेक्नोलॉजी। देखिए आपकी क्या, मुझे न्यूज़पेपर चलाना है, कैन यू डू दैट? द आंसर इज यस, इट इज वेरी इजी। ये वर्डप्रेस पे जाओ और थोड़ी कमांड दो कि मेरा ऐसा ऐसा थीम हो और ऐसा ऐसा साइट हो, तो वो बना के देगा आपको। सिमिलरली
आपकी इच्छा है कि मुझे मोबाइल ऐप बनाना है जिसमें पेमेंट ट्रांसफर हो सके, हाँ तो आप ये यूपीआई का सब डाउनलोड करो, जो भी उसका ऐप डेवलपमेंट किट होगा, और उसमें ये कमांड दो, ये कलर चाहिए, ये थीम चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए बटन इधर, एंड देन इट विल मेक यू द पेमेंट ऐप। सो दैट इज द आइडिया। तो यूपीआई क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इट हेल्प्स यू टू डिजाइन मोबाइल एप्स फॉर मनी ट्रांसफर। और उसमें जो मनी ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है? इट इज डन थ्रू इमीडिएट पेमेंट सर्विस, आईएमपीएस, जो हमने ब्रेक पे जाने से पहले समझा। ये ऐसी बात है, आपने वेबसाइट बना दिया इंडियन एक्सप्रेस, यस, अब उसमें जो वेब पेज दिखता है ये कैसे दिखता है? तो जब ये क्या है? HTML है, HTML वेब पेज। सिमिलरली ये तो है, इसमें पैसा ट्रांसफर होता है कैसे? तो IMPS। नाउ व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑफ दिस यूपीआई बेस्ड एप्स, जो हमको एमसीक्यू में याद रखना है? मित्रों पहले ये होता था कि आपके पास बैंक अकाउंट में पैसा रहता था, और पहले ये यूपीआई नहीं था, ये तो अभी कुछ सालों में ही आया है। तो इससे पहले नहीं था, मान लीजिए कि 2002 में ये सब चीज़ नहीं थी। तो पेटीएम, ऑक्सीपे, एयरटेल मनी, ऐसे सब नॉन यूपीआई टाइप के ऐप्स रहते थे। वो अलग कैसे थे? कि वहाँ सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बैंक अकाउंट से उस पर्टिकुलर पेटीएम डिजिटल वॉलेट, ऑक्सी कैश डिजिटल वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करना होता था। फिर वो पैसा आपके वॉलेट में दिखे कि 999 रुपीज़, फिर आपने उसे जो भी आइसक्रीम, समोसा, पिज़्ज़ा खाया, एंड देन यू ट्रांसफर इट टू द सेलर, और फिर सेलर उसको अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करे। बट व्हेन यू वांट टू रिटर्न दिस मनी इनटू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में ये पैसा वॉलेट से वापस भेजना हो, तो वो लोग फीस लेते थे, ये सब पेटीएम से लेके जितने भी लोग थे। तो ये नॉन यूपीआई बेस्ड ऐप की लिमिटेशन, मर्यादा थी कि आपने बैंक अकाउंट से पैसा वॉलेट में रखना होता था। जितने दिन बैंक में पैसा नहीं रखोगे तो इंटरेस्ट यानी ब्याज नहीं मिलेगा सेविंग पे, और फिर ऐप से पैसा वापस आपको, वॉलेट से पैसा वापस बैंक में डिपॉजिट करना है तो उस पर वो लोग फीस मांगते थे। ऐसी ये सब प्रॉब्लम थी। मान लीजिए ये ईयर था 2004 में, ऐसी प्रॉब्लम थी व्हेन देयर वाज नो यूपीआई। फिर आया यूपीआई, मान लीजिए ये 2016 में आया, जो भी साल होगा, हैंड आउट में शायद दिया होगा। हाँ तो ये यूपीआई है, उसमें क्या बात है खास? यहाँ पर जो ऐप बनते हैं तो मनी स्टेज इन योर बैंक अकाउंट। पैसा था इधर आपके 500 रुपये आपके एसबीआई सेविंग अकाउंट में ही कायम रहेंगे, यानी कि वहाँ एसबीआई आपको मान लीजिए 4% इंटरेस्ट दे रहा है, तो आप पैसा कमाते रहेंगे। ओनली व्हेन यू डू समथिंग, कि आपने कुछ 25 रुपये का आइसक्रीम कोन खरीदा, तो ओनली दैट मच मनी विल बी ट्रांसफर्ड, रिमेनिंग मनी विल कंटिन्यू टू अर्न इंटरेस्ट इन योर सेविंग अकाउंट। तो ये फायदा होता है यूपीआई बेस्ड ऐप का, कि उसमें वॉलेट नहीं है, वो सीधा पैसा बैंक टू बैंक ट्रांसफर करने की बात करता है। अभी कुछ लोग भावुक हो जाएंगे कि आपने तो बोला कि वॉलेट प्रॉब्लम होता है, लेकिन अब नहीं होता है। भाई मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको हिस्ट्री बताई कि पहले प्रॉब्लम होता था जब यूपीआई वाले ऐप नहीं थे, अब तो नहीं होता है बिकॉज यूपीआई है। इट इज जस्ट लाइक एक जमाने में इनकमिंग मोबाइल कॉल आए तो भी इनकमिंग कॉल का आपको पैसा लगता था, लेकिन अब तो नहीं लगता है। लेकिन तब तो था, तो अगर आप इफ यू से मे बी इन द ईयर 1998 कि वो लगता होगा, तो हाँ लगता था। सो वंस अपॉन अ टाइम पेटीएम, एयरटेल पे, ऑक्सी कैश, ये सब में ऐसी प्रॉब्लम थी मे बी इन द ईयर 2004। अब उसमें नहीं है, क्योंकि वो सब लोगों ने यूपीआई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया है, तो अब ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, वो सॉल्व हो गए कि मनी स्टेज इन योर बैंक अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक इज भीम। भीम क्या है? मान लीजिए मेरा जीमेल आईडी हो monal@gmail.com, वैसे ये मेरा आईडी नहीं है, ये तो किसी और के पास है। तो मुझे क्या करना होगा? ये वाली वेबसाइट पे जाना होगा लॉगिन करने के लिए। मान लीजिए हॉटमेल में अकाउंट हो तो ये वाली वेबसाइट पे जाना हो, मान लीजिए याहू में अकाउंट हो तो ये वाली वेबसाइट पे जाना हो, राइट? बट सपोज आई डोंट वांट टू लॉग इन टू 3 वेबसाइट एवरी डे, तो मैं क्या करूं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है आउटलुक। आउटलुक ऐसा करता है कि उसमें मल्टीपल इनबॉक्सेस को वो ऐड कर सकते हैं आप। तो आपके डेस्कटॉप पे वो सॉफ्टवेयर खोलो आउटलुक, और उसमें ये सबको आप ऐड कर दो, तो फिर आपको रोज वो सबके ईमेल डिलीवर कर देगा। ऑल इनबॉक्सेस आर चेक्ड, नो नीड टू लॉग इन टू इंडिविजुअल वेबसाइट सेपरेटली। अब उसी तरह पे एनपीसीआई ने अपना एक ऐप बनाया जिसका नाम है भीम। समझिए एनपीसीआई संस्था, उसने सबसे पहले बनाया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसकी मदद से एसबीआई बड़ी, योनो, एक्सिस पे, ऐसे सब ऐप्स बनाए गए। ये ऐसा कि वर्डप्रेस की मदद से इंडियन एक्सप्रेस की साइट बनी। बाद में वर्डप्रेस कहे कि मैं वर्डप्रेस की खुद की साइट बनाऊंगा। जस्ट लाइक दैट एनपीसीआई ने बोला कि अब मैं अपनी खुद की ऐप बनाऊंगा यूजिंग माई ओन यूपीआई टेक्नोलॉजी, आई विल मेक माई ओन ऐप जिसका नाम होगा भीम। भीम का फुल फॉर्म याद रखना है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम ऐप। ये 2016 में लॉन्च हुआ। मतलब समझो इसको ऐसे कनेक्ट करना है कि डीमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में, तो उसके बाद डिजिटल पेमेंट को एनकरेज करने के लिए ऐसा सब बहुत काम हुए। इट इज बेस्ड ऑन यूपीआई टेक्नोलॉजी, करेक्ट। नॉन स्मार्टफोन में भी काम करता है, वो पुराने नोकिया के हैंडसेट हो नंबर डायल पैड वाले, तो उसमें भी *99 हैश बोल के अकाउंट नंबर लिखो एंड इट विल हेल्प यू। बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन करता है, मोबाइल वॉलेट की इधर सिस्टम की चिंता नहीं। हाँ तो उसके क्या फायदे? देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने ये भीम ऐप इंस्टॉल किया तो आपको पूछेगा कौन सा बैंक अकाउंट है आपका, एसबीआई, एचडीएफसी, आप जो टिक करें, सपोज एसबीआई, और फिर वो सब उसका जो भी ओटीपी नंबर और लॉगिन किया वगैरह, देन यू कैन सेंड मनी टू अदर पीपल, यू कैन रिसीव मनी फ्रॉम अदर पीपल, आप स्कैन करके पे कर सकते हो वगैरह वगैरह। सो दैट इज द भीम ऐप। अब ये दूसरों से अलग कैसे? मान लीजिए मैं एचडीएफसी की ऐप इंस्टॉल करूं, तो मैं सिर्फ एचडीएफसी का बैंक अकाउंट यूज कर सकता हूं, उससे एसबीआई में तो मैं लॉगिन नहीं कर सकता। उसी तरह एक्सिस बैंक का ऐप इंस्टॉल किया तो मैं सिर्फ एक्सिस बैंक का अकाउंट लॉगिन कर सकता हूं, एचडीएफसी का नहीं कर सकता। उसी तरह एयरटेल पेमेंट बैंक का हो तो उसका मोबाइल नंबर से, बट इट विल नॉट हेल्प मी लुक माई एसबीआई बैलेंस। वेयर एज इन केस ऑफ भीम ऐप, वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जैसा है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में क्या है, आप जीमेल भी खोल सकते हैं, हॉटमेल भी, आउटमेल सब देख सकते हैं। सिमिलरली यूपीआई बेस्ड ऐप में, सिंगल ऐप में आप सब बैंक अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। वॉलेट है नहीं, पैसा आपके बैंक अकाउंट में रहता है, एंड यू विल कंटिन्यू टू अर्न इंटरेस्ट रेट ऑन योर सेविंग अकाउंट वगैरह। अभी अगेन कुछ लोग ये प्रश्न, आपने बोला वॉलेट प्रॉब्लम होता है, लेकिन अब नहीं होता है पेटीएम और ये फोन पे और मोबीक्विक वगैरह में भी विदाउट वॉलेट वी कैन डायरेक्टली सेंड मनी। हाँ तो बात करेक्ट है,
मैंने आपको जो बताया वो मैंने हिस्ट्री बताई, कुछ लोग ध्यान से सुनते नहीं। व्हेन आई से वंस अपॉन अ टाइम इनकमिंग कॉल पे मोबाइल में आपका पैसा कटता था, तो दैट इज करेक्ट। अभी कुछ लोग आप बोल रहे हैं कटता है लेकिन नहीं कटता। अरे पर मैं कब बोला कि कटता है? आई सेड पास्ट टेंस कटता था। तो आई एम टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री दैट वंस अपॉन अ टाइम यूपीआई टेक्नोलॉजी नहीं थी तो वॉलेट की ये सब प्रॉब्लम रहती थी। इफ आई डोंट टॉक अबाउट दैट, तो कुछ यूपीएससी में एमसीक्यू ऐसे आते हैं कि मनी इज नॉट स्टोर्ड इन वॉलेट, दैट इज द बेनिफिट ऑफ भीम एंड यूपीआई। तो हाँ, उसको समझ तो आना चाहिए कि अच्छा सूरज नहीं उगता तो अंधेरा होता है, तो अंधेरा क्या होता है बताएं कि मुझे तो कहना पड़ेगा सूरज नहीं उगता है। एनीवे, सो दैट इज डन। एनपीसीआई और यूपीआई भीम वो देखा हमने। एक दो छुटपुट मुद्दे और देखते हैं। मैं अभी समझो 10 मिनट और कुछ पढ़ लेते हैं। ई रूपी क्या है? मान लीजिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की क्या हो जाए, गरीब बच्चों को 500 रुपये के शूज हमको देने हैं। ना व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? एक तो काम ये हो सकता है कि बाटा, लखानी, ये सब कंपनियों को बोला जाए कि हम शूज खरीदेंगे और फिर स्कूल के हेडमास्टर को स्कूल में शूज भेजेंगे और बच्चों को दे दिया जाए। बट देन देयर इज अ डेंजर इन सच फिजिकल प्रोक्योरमेंट। सरकार खुद जूता खरीदे, उसमें क्या व्हाट डेंजर डू यू सी? फर्स्ट प्रॉब्लम इज क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म का मतलब ये है कि जो बिजनेसमैन रूलिंग पार्टी को इलेक्शन फंडिंग में पैसा खिलाएं, करप्शन करें, उनकी मदद हो जाए। तो मतलब वो जो बाटा, लखानी, XYZ जो सरकार को पैसा दे करप्शन में, उसका कॉन्टैक्ट पास हो जाए, दैट इज अ डेंजर। करप्शन का डेंजर है, साइफनिंग का डेंजर है। हेडमास्टर विल गेट द शूज बट ही विल नॉट गिव इट टू द पुअर पीपल, ही विल जस्ट सेल इट टू द प्राइवेट शू स्टोर्स। साइज मिसमैच का प्रॉब्लम हो जाए कि बच्चे को शूज तो मिले लेकिन उसके जूते फिट नहीं होते हो तो वो इसलिए इस्तेमाल नहीं करे, तो इट इज अ वेस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। तो यानी कि फिजिकल प्रोक्योरमेंट इज नॉट लुकिंग गुड इन दिस केस। दूसरा काम करते हैं, सब गरीब लोगों के जनधन बैंक अकाउंट खोलते हैं, जो हम पिलर 1D में देखेंगे। सभी लोगों के आधार कार्ड बनाते हैं, जो सेकंड पिलर में देखेंगे। और सब लोगों के पास मोबाइल फोन है। कुछ लोगों के पास नहीं होंगे बट मेजोरिटी पीपल विल हैव इट। हाँ, तो उनको बोलते हैं कि तुम अपने सब मोबाइल फोन में यूपीआई भीम ऐसा इंस्टॉल करो। तो आपने क्या किया? जनधन आधार मोबाइल कनेक्ट कर दिया और उसकी मदद से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब 500 रुपीज उसको ट्रांसफर कर दो कि बच्चे के लिए यू परचेज द शूज, वी आर ट्रांसफरिंग मनी 500 रुपीज। तो सरकारी योजना का पैसा इस तरह से दे दो। ऐसा सब 2014 के इकोनॉमिक सर्वे में बोला था। इससे फायदा क्या? हम ट्रेस कर पाएंगे कि गरीब आदमी, उसका जनधन अकाउंट है, रिच पर्सन है, तो उसको हम ट्रेस कर देंगे तुम्हारे बैंक अकाउंट में तो पहले से पैसा है, सो विल नॉट गिव यू मनी वगैरह वगैरह। बट देयर इज अ प्रॉब्लम इवन इन दिस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। सपोज यू ट्रांसफर 500 रुपीज, नाउ इट डिपेंड्स ऑन द गुडविल ऑफ द फादर कि उसका बाप कितना सिंसियर है, कि जाके जूता खरीदेगा या फिर विमल गुटखा खरीदेगा या जाके वो शराब पिएगा, राइट? सो इवन इफ यू ट्रांसफर द मनी, द हेड ऑफ द फैमिली, द मेल मेंबर ऑफ द फैमिली may misuse it for गुटखा, अल्कोहल, गैम्बलिंग एंड अदर सोशल इल्स। सो हाउ कैन वी प्रिवेंट दिस? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये नई चीज आई, ई रूपी। ई रूपी ऐसा बोलता है कि गवर्नमेंट 500 रुपी ट्रांसफर करे, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, किसी को, ये वाले बैंकर ई रूपी नाम का एक कोड जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनपीसीआई कंपनी, जो हमने आगे देखा। ई रूपी कोड आपको जाए, मान लीजिए कि A1213 जो भी कोड हो, देन व्हाट विल हैपन? आप जाइए शू स्टोर में और आप उसको कोड, ये मतलब आप खरीदो शू 500 रुपए का और ये कोड दिखाओ तो वो उसको यूज करने देगा। और अगर आप इसको विमल गुटखा कंपनी में जाके, इट विल रिजेक्ट इट। इफ यू गो टू द लिकर शॉप, शराब की दुकान में पे करने जाओगे, इट विल रिजेक्ट इट। सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड ई रूपी कि मच इट इज अ वन टाइप ऑफ कूपन कोड, जिसकी मदद से आप टारगेटेड वे में पैसा यूज कर सकते हैं ताकि स्कीम की इंपैक्ट बढ़े। तो इससे क्या क्या कर सकते हैं? पुअर मदर्स को ऐसा कोड भेजा जाए कि ये लोग 500 रुपये और बच्चे के लिए खाना खरीद लेना, बॉर्नविटा खरीद लेना, पालेजी खरीद लेना। तो लाइक दैट न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स कैन बी रन। गरीब लोगों को ट्यूबरक्लोसिस, कोरोना वगैरह की दवाई के लिए, फार्मर को फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए पैसा ट्रांसफर करना हो, ऐसे सब ई रूपी कोड से किया जा सके। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जैसे रिलायंस, टाटा, वो भी इसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को जिम मेंबरशिप, गोल्फ क्लब मेंबरशिप, या उसको साल में वैकेशन के लिए भेजना हो तो भी ऐसे कोर्स दे सकते हैं कि ये वाला कोड, और जाके तुम एयरप्लेन की टिकट खरीदो, होटल में जाके रुको वगैरह। हम लोग आगे पिलर 1C2 में पढ़ेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो ऐसा है कि कंपनियों को जो प्रॉफिट होता है उसका मान लीजिए 2% उन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर गरीब कल्याण, समाज सेवा, पब्लिक टॉयलेट, लाइब्रेरीज, कैंसर हॉस्पिटल, ऐसा सब बनाने में इस्तेमाल करना है। तो वहां पर भी दे कैन गिव दिस टाइप ऑफ कूपन कोड्स, जिसकी मदद से वो आदमी कैंसर का ट्रीटमेंट करे, अपने मलेरिया का ट्रीटमेंट करे, बट ही कैन नॉट गो एंड यूज इट फॉर अल्कोहल एंड लिकर एंड गुटखा। सो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस कैन बेनिफिट फ्रॉम इट। नाउ बियॉन्ड दैट, ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया, उसके बाद मेंस में जो बोल बच्चन करनी हो वो सब हैंडआउट में दिया है, आराम से देख लेना, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, वार्ता सब करनी है। तो हमने देखा ये ई रूपी क्या था, हमने देखा यूपीआई भीम क्या था। अभी उसके बाद के मुद्दे वो छोटे छोटे क्यूआर कोड वगैरह समझते हैं। क्यूआर कोड ऐसा जो होता है, स्कैन एंड पे, असल में वो जापानीज लोगों ने 90s के जमाने में बनाया था। अब इसमें भी प्रॉब्लम थी कि मान लीजिए पेटीएम मतलब क्या करेगा, सब पानी पूरी वालों के साथ टाइप करेगा कि तुम ऐसा इधर लगाओ स्टिकर और ये जो ग्राहक आएगा तुमको पे करेगा और हम आपको सब कनेक्ट करके देंगे। बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि ये वाले पेटीएम ऐप से अगर आप फोन पे ऐप के जो सेलर्स हैं उसका कोड स्कैन करोगे तो वो एरर दे देगा। ऐसा प्रॉब्लम पहले था, यानी कि प्रीवियसली वी हैड द प्रॉब्लम ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी कि पेटीएम ऐप कुड नॉट स्कैन द क्यूआर कोड्स मेड बाय फोन पे वाली कंपनी। तो आरबीआई ने बोला इन सबको कि अब से अपने इंडिविजुअल ऐसे कोड आपको नहीं बनाने, आपने जो कोड बनाना है वो एनपीसीआई आपको जनरेट करके देगा। तो एनपीसीआई का भारत क्यूआर कोड या एनपीसीआई का यूपीआई क्यूआर कोड वो आपने अपने मोबाइल ऐप में इंटीग्रेट कर देना है
ताकि वो सब स्कैन हो सके सीमलेसली, चाहे पेटीएम का ऐप हो, चाहे फोन पे का ऐप हो, चाहे किसी का भी ऐप। नाउ व्हाट इज द इंटरनल डिफरेंस बिटवीन दिस भारत क्यूआर कोड एंड यूपीआई क्यूआर कोड? भाई वो इंटरनल डिफरेंस अपने लिए काम का है, अपने को एक लाइन में याद करना है कि कोई भी ऐप किसी भी को पेमेंट के लिए स्कैन कर सके, दैट इज द आइडिया। ऐसा आरबीआई ने सबको ऑर्डर दिया है, बिकॉज आरबीआई हैज सच पावर्स अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। अभी कुछ लोग, आपने बोला स्कैन का प्रॉब्लम होता है लेकिन नहीं होता है, भाई तो वही तो मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ कि पहले प्रॉब्लम होता था, अभी नहीं होता है, थैंक्स टू दिस भारत क्यूआर टेक्नोलॉजी एंड एनपीसीआई क्यूआर टेक्नोलॉजी। पहले प्रीपेड में इनकमिंग फ्री नहीं था, अभी है, ध्यान से सुनो। Previously this was the problem that scanning could not happen, but now the problem is gone because of this new technology. मित्रों, ये जो एनपीसीआई ने ये यूपीआई टेक्नोलॉजी बनाई, यूपीआई टेक्नोलॉजी क्या था? जैसे वेबसाइट डेवलप करने के लिए वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म है, ऐसा मोबाइल ऐप डेवलप करने के लिए यूपीआई प्लेटफॉर्म है। तो इंडिया में तो सब लोग यूपीआई के मोबाइल ऐप सब बना रहे हैं, मनी ट्रांसफर। दूसरे देश वाले भी बोल रहे हैं हम भी ऐसे ऐप बनाएंगे और आपके जो टूरिस्ट आते हैं वो ऐसे सब स्कैन एंड पे कर सकें और सब मनी ट्रांसफर बेस्ट हो जाए। तो 2021 में समाचार आया भूटान इज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट यूपीआई। फिर 2022 में समाचार आया नेपाल टू बी द फर्स्ट फॉरेन कंट्री टू डिप्लॉय यूपीआई। तो अभी हु इज करेक्ट? भूटान है नंबर 1 या नेपाल है? कौन सबसे पहले आया? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो जवाब है आई डोंट केयर, फॉर अ सिंपल रीजन। अगर यूपीएससी इसको पूछेगा तो इसके मल्टीपल आंसर पॉसिबल है। कुछ कहते हैं भूटान इज द फर्स्ट कंट्री, कुछ कहते हैं नेपाल इज द फर्स्ट कंट्री। तो समझिए कि मल्टीपल आंसर्स आर पॉसिबल। तो अगर यूपीएससी एमसीक्यू पूछेगा तो कैंडिडेट्स कंप्लेन करेंगे और एमसीक्यू रिमूव कर दिया जाएगा। पहले यूपीएससी ऐसा नहीं करती थी, लेकिन 2020 का पेपर हम देखे तो उन्होंने मेरे ख्याल से 2 एमसीक्यू रद्द किए, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ ऐसी थी कि मल्टीपल आंसर्स कुड हैव बीन पॉसिबल। सो वी नीड नॉट वरी। तो इसमें कौन सही था? अभी आरबीआई में हम आरटीआई एप्लीकेशन डाल के कुछ ढूंढ भी सकते हैं विच इज द फर्स्ट कंट्री, बट वी विल नॉट वेस्ट टाइम। वो डिपेंड करता है कंटेक्स्ट ऑफ द एमसीक्यू। मान लीजिए एमसीक्यू में लिखा हो अमेरिका, जापान, यूएसए एंड भूटान, तो भूटान करेक्ट। मान लीजिए भूटान पाकिस्तान दिस दैट, तो भूटान करेक्ट। मान लीजिए भूटान नेपाल दोनों दिया, तो क्या करना है? कुछ भी टिक करो और कंप्लेन करो यूपीएससी में। विद इन 7 days ऑफ द एग्जाम यू कैन कंप्लेन। उनका ऑनलाइन पोर्टल होता है, उसमें कंप्लेन करो एंड इट विल बी डन। सो वी लर्न अबाउट क्यूआर कोड। फिर ये पीएसओ क्या है? पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, मतलब वो अलग अलग किस्म के होते हैं। अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट, जैसे कि एनपीसीआई जिसने ये बहुत सारे अलग अलग फीचर्स बनाए, दैट इज एनपीसीआई, अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट। ये यूपीआई भीम क्यूआर कोड बहुत सब जो काम कर रहे हैं। फिर होते हैं कार्ड पेमेंट गेटवे ऑपरेटर, जैसे मास्टर कार्ड, वीजा, रुपए, ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसका नेटवर्क चलाते हैं, जो हम लोग देखेंगे टुमारो। क्रॉस बॉर्डर या इंटरनेशनल रेमिटेंस, एक देश से दूसरे देश अपने फैमिली को पैसा भेजना है, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, वो सब लोग। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट की जैसे अमेजॉन पे, पेयू, मोबीक्विक, फोन पे, जिसमें आप पैसा लोड करो, मान लीजिए 500 रुपए, और फिर वो 500 रुपए से आप स्विगी से खाना मंगवाओ, ऐसी सब चीज। एटीएम ऑपरेटर, वो हम लोग आगे देखेंगे कल। फिर फाइनेंशियल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर, जिसमें एक है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वो ऐसा कि एक तरफ से शेयर्स आते हैं, दूसरी तरफ से पेमेंट आता है, उन दोनों का सेटलमेंट करे, लेकिन वो काम कैसे करता है वो अपनी एग्जाम के लिए काम का नहीं। सो विल नॉट वेस्ट टाइम इन दैट। हमको ये समझना है कि ऑल ऑफ दिस पार्टीज जिनके मैंने आपको नाम बताए, दे हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट इट रिक्वायर्स कि ऐसा करना है। गूगल का भी एक मोबाइल मनी ट्रांसफर ऐप है, जिसका पहले नाम था तेज, अब उसको बोलते हैं जीपे या गूगल पे। अभी आप अगर आरबीआई की वेबसाइट पे जाएं तो आपको पता चले कि उसका तो आरबीआई हैज नॉट ऑथोराइज्ड गूगल पे। आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर ये जो मैंने आपको कंपनियों के नाम बताए, इन सबके नाम उसने लिखे कि वी अलाउड दिस, वी अलाउड दिस, वी अलाउड दिस, बट दे हैव नॉट मेंशन कि वी अलाउड गूगल पे। तो इसका मतलब कि गूगल पे तो इलीगल होना चाहिए, राइट? तो हाईकोर्ट में ऐसा कुछ मैटर गया कि गूगल हैज नो ऑथोराइजेशन फ्रॉम आरबीआई येट इट इज अलाउइंग दिस, इट इज फंक्शनिंग विदाउट आरबीआई ऑथोराइजेशन। अब उसमें गूगल ने एफिडेविट कुछ डाला हाईकोर्ट में, सौगंध शपथनामा, कि हम जो काम कर रहे हैं वो तो हमने यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर से किया है, और यूपीआई तो एनपीसीआई ने ऑलरेडी आरबीआई से परमिशन लिया है यूपीआई चलाने का, और हम अपने पास कोई पैसा नहीं रखते। वी आर नॉट स्टोरिंग मनी। वो तो एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है, हमारा कोई वॉलेट सिस्टम तो है ही नहीं। और तो कुछ क्रिटिक्स का ये कहना, उनका है वॉलेट सिस्टम, वो प्ले स्टोर में आप पैसा स्टोर कर सकते हैं। तो इनका ये कहना है कि हमें कोई पेमेंट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता है पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 से। अब ये मैटर हाईकोर्ट में चल रहा है, तो इसमें कुछ फाइनल बोले नहीं, तो तब तक विल नॉट वेस्ट टाइम इन दिस। ऐसा क्यों है भाई? ये कोई ऐसी मैटर नहीं कि आर्टिकल 370 का क्या है या व्हाट इज दिस सम अदर मैटर, विल नॉट वेस्ट टाइम इन दिस। वो चल रहा है। फिर व्हाट्सएप वाले भी लेके आए कि हम लोग भी ये यूपीआई टेक्नोलॉजी की मदद से व्हाट्सएप में सीधा मनी ट्रांसफर कर सके। प्रश्न क्या, उसका कोई सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में केस चल रहा है कि नहीं? क्या व्हाट्सएप ने आरबीआई से ऑथोराइजेशन लिया है कि नहीं? भाई जब तक बड़ी न्यूज हेडलाइन बने नहीं, हम लोग खुद से कोई उसका ज्ञान लेने नहीं बैठेंगे। सफिशिएंट टू नो कि वो ये यूपीआई टेक्नोलॉजी ऑफ एनपीसीआई की मदद से वो अपना कुछ काम देख रहा है, दैट्स ऑल। तो ये अलग अलग बहुत सारे एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स हैं, जिसकी मदद से मनी ट्रांसफर और फाइनेंशियल सिस्टम्स को डिजिटली करने में सुविधा है। नाउ यू मे हैव डाउट्स अबाउट ऑल दिस फीचर्स एज अ ऑर्डिनरी सिटीजन, तो आपको उसके जवाब मिले उसीलिए इसने एक चैटबॉट बनाया, पाई चैटबॉट। वैसा कि वो मोबाइल ऐप में आप लिखो कि यूपीआई, तो वो आपकी सब इन्फॉर्मेशन दे, दैट इज पाई चैटबॉट फॉर एफएक्यू। अब ये पाई चैटबॉट क्या काम का है? डू वी हैव टू मेमोराइज? इन माय ओपिनियन वी डोंट हैव टू मेमोराइज दिस। ये इतना भी कोई जोरदार बड़ी चीज नहीं है, बट इस करंट अफेयर्स पीडीएफ वाला, उनको तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट लगती है, तो वो इसका भी लिखते हैं। सो इफ आई डोंट मेंशन तो कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपने पता है ना ये पाई चैटबॉट क्या? भाई कुछ काम का नहीं। बड़ी चीज काम की क्या है? यूपीआई, ई रूपी, रुपए, भीम, यूपीआई एमपीएस, वो हम आगे पढ़ेंगे, कुछ पढ़ना बाकी रुपए या सीटीएस वगैरह। लास्ट टॉपिक एनयूई, वो पढ़ते हैं फिर खत्म करते हैं तो 5-10 मिनट्स।
मित्रों अमेजॉन का राइवल कौन? तो जवाब है फ्लिपकार्ट। पेटीएम का दुश्मन कौन? फोन पे। मास्टर कार्ड का दुश्मन कौन? वीजा। मतलब दीज आर राइवल कंपनीज, कॉम्पिटिटर कंपनीज। तो एनपीसीआई का कॉम्पिटिटर कौन? मतलब क्या कोई ऐसी कंपनी है जो ये सब भीम और यूपीआई और आईएमपीएस और चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम और एटीएम का एनएफएस सिस्टम या बिल पेमेंट का बीबीपीएस चलाते हैं? ऐसा कोई है क्या? जवाब है एनपीसीआई डज नॉट सीम टू हैव एनी राइवल। यानी एनपीसीआई को कभी कभी ये लगता है कि अपनी भगवान है। दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन, क्योंकि फिर समझिए कि कंप्लेसेंसी आ जाती है। इफ देयर इज अ कंपटीशन देयर विल बी एक्सीलेंस इनोवेशन। लेकिन आपका कोई कंपेटिटर, आपको नहीं लगे कि मुझे अब कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं, इसलिए आरबीआई ने सोचा कि कुछ कंपटीशन लाते। तो आरबीआई ने ये कहा कि कोई अगर कंपनी एनपीसीआई जैसा काम करना चाहती है तो उसे हम कहेंगे न्यू अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स, जो ये सारी चीजें डेवलप करना चाहती हो ऐसा पैरेलली, सो कम टू अस एंड टेक लाइसेंस। और इससे कंपटीशन बढ़े, इनोवेशन बढ़े वगैरह। अब रिलायंस, पेटीएम वगैरह को इसमें दिलचस्पी है, टॉपिक अभी डेवलप हो रहा है, जब किसी को लाइसेंस मिलेगा तो हम देखेंगे। सो इन फ्यूचर इट में अपन की एनपीसीआई का राइवल पेटीएम बने या ऐसा कुछ हो सकता है, जो भी ऐसा सब लेकर आए। अभी कुछ लोग इसमें भी चले जाएंगे कि एनपीसीआई तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जबकि रिलायंस, पेटीएम वो तो प्रॉफिट कंपनियां हैं, तो वो लोग क्यों आएंगे? और वो अगर आएंगे तो वो तो फीस लेंगे, तो फीस लेंगे तो फिर तो कोई उसको यूज नहीं करेगा, क्योंकि एनपीसीआई का तो हमने देखा ये मनी ट्रांसफर सब आईएमपीएस वगैरह में, एंड इट हेल्प्स इन फ्री टेक्नोलॉजी। भाई आप समझिए, मुकेश अंबानी भी जब आए थे तो पहले जियो 4G फ्री में दिया था। अब वो पैसा लेते हैं तो क्या लोगों ने जियो 4G यूज करना बंद कर दिया? नहीं। कस्टमर को अगर स्पीड फास्ट मिलती है, बेटर सर्विस मिलती है तो वो यूज करेगा। अपने पास फ्री में गवर्नमेंट स्कूल हैं तो लोग प्राइवेट स्कूल में क्यों जाते फीस देके? उसको अच्छा लगता है। तो मान लीजिए एनपीसीआई अपनी सारी टेक्नोलॉजी फ्री कर दे, ये भीम, यूपीआई, आईएमपीएस सब फ्री रखे, फिर भी अगर कोई और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट होगा तो जो अमीर लोग हैं वो यूज करेंगे मनी ट्रांसफर के लिए, उनकी मर्जी। तो इनोवेशन करने के लिए आरबीआई ने अलाउ किया है। अभी अपने को क्या पंचायत है कि मुकेश अंबानी उसमें क्यों आना चाहता है या उसका क्या फायदा है? इफ वी आर डूइंग एमबीए और उसमें अपने को केस स्टडी बनानी होती तो करते, दैट इज नॉट आवर ऑब्जेक्टिव। हम लोगों ने पेज 30 तक खेल खत्म कर दिया। कुछ लोग होंगे जो अभी पेज 1 भी शुरू नहीं किया होगा, तो शनिवार तो खत्म हो गया, रविवार में सब खत्म करो भाई। दिस इज जस्ट लाइक मित्रों यूक्रेन। यूक्रेन को क्या था कि रशिया कभी अटैक करेगा ही नहीं, लेकिन रशिया ने किया। आपको ये लगेगा कि यूपीएससी तो अभी दूर है, 3 महीने बाद यूपीएससी तो आएगी नहीं, बट विद इन नो टाइम यूपीएससी विल कम और आपको सांस लेने का भी फुर्सत नहीं मिले, थूक भी नहीं सको, निकल भी नहीं सको। तो डोंट पुट योर सेल्फ इन सच कॉर्नर। कोई आपको बचाने जर्मनी या जापान या यूरोपियन यूनियन या नाटो नहीं आने वाला है। खुद से खुद की लड़ाई लड़नी है।